98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 319 लिखी येनहुआ। इन सेल्समैनों में येनहुआ सबसे ज्यादा खुश है। वो उपकरण बेचने वाले पहले व्यक्ति हैं। वो पहले से ही जानता है कि फैक्ट्री न केवल उसे पर्याप्त कमीशन देगी बल्कि उसे अतिरिक्त पुरस्कार भी देगी, जिससे वो हंसता है। सबसे पहले यानहुआ लाई रुइजी बस कोशिश कर रही थी। वो एक सेल्समैन हुआ करता था, लेकिन वो एक मकान विक्रेता था। हाल ही में उद्योग फल फूल नहीं रहा है। उन्हें काफी समय से कमीशन नहीं मिला है और उनकी आय भी अधिक नहीं है। इसके अलावा जब उन्हें पहले भी कमीशन मिला था तब भी उन्हें पर्याप्त नहीं मिला था, कई बार नहीं। इसलिए इससे उन्हें इस्तीफा देने का विचार आया। जब उन्होंने उस समय अपना बायोडेटा सौंपा तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी आसानी से दाखिला मिल जाएगा। हालांकि ये उनके लिए अच्छी खबर भी थी। हालांकि रुइजी बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन नौकरी करना भी अच्छा है। आखिरकार नौकरी ढूंढना आसान नहीं है, खासकर अगर उसके पास कोई शिक्षा पृष्ठभूमि नहीं है और केवल बिक्री का अनुभव है तो नौकरी ढूंढना और भी मुश्किल है। इसलिए वो ड्यूटी पर जाने और ये देखने की योजना बना रहा है कि क्या कोई अन्य उपयुक्त नौकरियां हैं। हालांकि रुइजी जाने और सीवेज उपचार उपकरण देखने के बाद उनका विचार एक झटके में गायब हो गया। उनका इरादा यहाँ लंबे समय तक काम करने का है। वो जानता है कि उसके जैसे विचार वाले कई लोग हैं, उनमें से लगभग सभी को उपकरण देखने के बाद छोड़ने का कोई विचार नहीं है। जो लोग शुरुआत में इस छोटी फैक्ट्री में आ सकते हैं वे स्वयं बड़ी फैक्ट्रियों या बड़ी कंपनियों में जाने के लिए स्थितियां अच्छी नहीं है, और अब अचानक ऐसी आशाजनक जगह मिल जाए तो केवल मूर्ख ही चले जाएंगे। हालांकि येनहुआ उपकरण में बहुत आश्वस्त है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बिक्री की राह इतनी आसान होगी। अब आधिकारिक तौर पर काम पर जाने से पहले उसे आधा दिन भी नहीं हुआ है और उसने उपकरण का एक सेट बेच दिया है। वो गति पर विश्वास नहीं कर सकता। जो घर उसने इतने समय पहले बेचा था उसकी गति इतनी तेज नहीं है। आज सुबह येनहुआ भी कुछ उत्साह और बेचैनी के साथ बाजार गई। सिगरेट के एक पैकेट का उपयोग करने के बाद वो सफलतापूर्वक एक कारखाने में प्रवेश कर गया और वो भाग्यशाली था। प्रदूषण की समस्या के कारण कारखाने को पर्यावरण स्वच्छता ब्यूरो द्वारा अभी चेतावनी दी गई थी। हाल ही में वे इसी पहलू के इलाज में जुटे थे। उन्होंने बहुत सारे सीवेज उपचार उपकरण निर्माताओं को देखा, लेकिन मैंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। या तो कीमत बहुत अधिक है या प्रदर्शन संतुष्ट नहीं है और खरीदारी बहुत महंगी नहीं है। हालांकि एक बार शुरू होने के बाद खपत बहुत अधिक है। वैसे भी मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। इस स्थिति को जानने के बाद येनहुआ ने भी विचार मंथन किया और एक मध्यम स्तर के कर्मचारी से मिलने के लिए कुछ प्रयास किए। दूसरा पक्ष इस तरह का फैसला नहीं कर पा रहा था। हालांकि येनहुआ का अनुरोध बहुत सरल था। बस उससे अपने दोस्तों के समूह को कुछ अग्रेषण भेजने में मदद करने के लिए कहा और कीमत सिगरेट के 2 पैकेट थी। यदि आप मित्रों के एक समूह को आगे बढ़ाते हैं तो सिगरेट के 2 पैकेट होंगे और दूसरे पक्ष के पास स्वाभाविक रूप से मना करने का कोई कारण नहीं होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। और येनहुआ के मित्रों का प्रकाशित समूह रुइजी ब्रांड सीवेज उपचार उपकरण के बारे में एक प्रदर्शन वीडियो है। मूल रूप से यह विचार भी अनजाने में येनहुआ द्वारा सोचा गया था। हालांकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा है, लेकिन आने से पहले उसे कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। केवल उसने यह नहीं सोचा कि मित्र मंडली को अग्रेषित करने वाले कर्मचारी ने थोड़े समय के लिए वीडियो अग्रेषित किया था और उसके बॉस ने इसे देखा। अब कारखाने के वरिष्ठ प्रबंधकों को पता है कि उन्हें सीवेज उपचार उपकरण को अद्यतन करने की आवश्यकता है। तो मित्र मंडली को देखने के बाद बॉस ने अवचेतन रूप से उस पर क्लिक कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, वो इस वीडियो में सीवेज उपचार उपकरण से आकर्षित हुए। वो अभी भी इस पहलू के बारे में कुछ जानता है, तो स्वाभाविक रूप से वो जानता है कि इस वीडियो में उपकरण कितने उन्नत और आसान है। इसलिए उसने अपने अधीनस्थों से संपर्क किया, उन्हें येनहुआ से संपर्क करने के लिए कहा और उसे उससे मिलने के लिए लाया। इसलिए इससे पहले कि यानहुआ लंबे समय के लिए फैक्ट्री छोड़ चुका था, वो फिर से लौट आया। इस बार उसने जो देखा वो अब मध्य स्तर का अधिकारी नहीं बल्कि कारखाने का वरिष्ठ स्तर का अधिकारी था। जाहिर है दूसरे पक्ष को उसके उपकरण में दिलचस्पी थी और यानहुआ इस अवसर को जाने नहीं देगा। उन्होंने अवसर का लाभ उठाते हुए अपने उपकरण दूसरे पक्ष को बेच दिए। उन्होंने सेल से पहले बिक्री की थी। यह वाक्पटुता स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है, इसलिए दूसरे पक्ष के बारे में जल्द ही उनसे बात की जाती है। हालांकि वे सहमत नहीं हुए। आखिरकार उनके कारखाने का पैमाना छोटा नहीं है और सीवेज उपचार में उनका निवेश भी बड़ा है। इससे पहले कि उन्हें पर्यावरण स्वच्छता ब्यूरो द्वारा चेतावनी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि वे स्वयं उन सीवेज का इलाज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पहले सीवेज उपचार उपकरणों की दक्षता अधिक नहीं है और उपयोग प्रक्रिया में लागत बहुत अधिक है। इसलिए ये तय करना उसके ऊपर नहीं है कि किस प्रकार के उपकरण खरीदने हैं। हालांकि दूसरे पक्ष ने फिर भी बॉस सहित प्लांट के अन्य नेताओं को वीडियो भेजा और अन्य लोग इसे देखने से पहले ही प्रभावित हो गए, क्योंकि हुआंगफेंग के सीवेज उपचार उपकरण की कीमत समान उत्पादों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए दूसरे पक्ष की पहले एक खरीदने की योजना कितनी प्रभावी है। तो येनहुआ की पहली सूची बिल्कुल इस तरह थी और कुल लागत सिगरेट के केवल 3 पैक थी। येनहुआ निस्संदेह भाग्यशाली है। बेशक इसका हुआंगफेंग के सीवेज उपचार उपकरण के अच्छे प्रदर्शन से भी कुछ लेना देना है। हालांकि येनहुआ की पहली सूची रुइजी फैक्ट्री की भी पहली सूची है, इसलिए यह है वो उपकरण आज दूसरी फैक्ट्री में पहुंचाया जाएगा। लेकिन दूसरी पार्टी में अधिक कार्यशालाएं नहीं है, इसलिए आवश्यक मात्रा कम नहीं होगी। इसलिए जब तक इस बात का असर संतोषजनक रहेगा, अगली सूची आती रहेगी। बेशक येनहुआ को कारखाने के सीवेज उपचार उपकरण के बारे में कोई संदेह नहीं है और कीमत अधिक नहीं है, इसलिए वो गुप्त रूप से गणना कर रहा है कि उसका कमीशन कितना होगा। हालांकि अन्य सेल्समैन ने अपनी सूची पूरी नहीं की है। आखिरकार किसी ने इसे पहले ही खत्म कर दिया है। वे अपने कारखाने के उत्पादों में अधिक आश्वस्त होते हैं और एक एक करके अधिक बार चलते हैं। तुम किस बात पर हंस रहे हो? पूरी बिल्डिंग तुम्हारी तीखी हंसी सुन रही है।
जब हुआंग फैंग खुशी से मुस्कुरा रहा था, जी मिंगजियाओ ने दरवाजे को अंदर धकेला और हुआंग फैंग की गौरवान्वित उपस्थिति देखी। स्वाभाविक रूप से वो थोड़ी देर तक लड़ने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने सुबह 100 युआन उठाए। हुआंग फैंग ने एक बार फिर पैसे लेने की पेशकश की। यदि आप इतनी जोर से हंसते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप भुगतान करने के लिए 100 युआन लें, जी मिंगजियाओ ने मारा। हेलो मिस्टर जी, कंपनी के पास अभी भी नियम है, क्या आप काम पर हंस नहीं सकते? हुआंग फैंग ने असंतोष से कहा। अन्य लोगों के पास यह नियम नहीं है, लेकिन आपके पास है, जी मिंगजियाओ ने गर्व से कहा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 320 हमसे जुड़े। हुआंग फैंग जी मिंगजियाओ को निःशब्दता से देखता है। क्या आप मेरे बारे में और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं? जी मिंगजियाओ हुआंग फैंग को गर्व से देखती है, लेकिन जाहिर तौर पर वह आने और खेलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हुआंग फैंग को धमकी देने के बाद वो कहती है, वैसे वो लगभग भूल गई थी कि मिस ली बिंगयून कल आ रही है। आप बिना किसी दुर्घटना के संबंधित रिसेप्शन कार्य की व्यवस्था कर सकते हैं। कल कोई समस्या नहीं। हुआंग फैंग पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर उसे नीचे आना चाहिए। इस बार कंपनी ने वास्तव में एक बड़ा संकल्प लिया। इसने न केवल सीधे स्टॉक खोले, बल्कि ली बिंगयून को आमंत्रित करने के लिए भी काफी खर्च करना पड़ा। जाहिर है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हुआंग फैंग एक महत्वपूर्ण क्षण में श्रृंखला नहीं गिरा सकते। हुआंग फैंग को आदेश देने के बाद जी मिंगजियाओ चला गया। वो हुआंग फैंग जितनी व्यस्त नहीं थी, खासकर हाल के दिनों में कंपनी में कई चीजें देखने को मिल रही हैं। दोपहर में फैक्ट्री से एक और अच्छी खबर आई। सुबह बेचे गए उपकरणों के एक सेट के अलावा एक अन्य सेल्समैन ने एक सीवेज उपचार उपकरण बेचा। हालांकि एक दिन में केवल 2 सेट बिके। हुआंग फैंग और अन्य लोगों के लिए यह एक अच्छी शुरुआत थी। सभी को कारखाने के उत्पाद पर अधिक भरोसा था। जहां तक भर्ती की बात है तो ये तो हर समय चलती रहती है। इस बार उन्होंने न केवल सेल्स पर्सन बल्कि उत्पादन लाइन पर सामान्य कर्मचारियों की भी भर्ती की। इन सामान्य कार्यकर्ताओं की भर्ती की जानकारी सुबह ही पोस्ट कर दी गई थी। एक दिन में लगातार कई लोग आए और उत्पादन लाइन की खरीद को भी एजेंडे में रखा गया। अब कई मौजूदा है। जाहिर है उत्पादन लाइन उत्पादन का विस्तार करने के लिए कारखाने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है। हुआंग फैंग द्वारा खरीदी गई फैक्ट्री का मालिक स्पष्ट रूप से पहले महत्वाकांक्षी था, इसलिए यहाँ न केवल एक फैक्ट्री की इमारत है, बल्कि खराब लाभ के कारण कोई और उत्पादन लाइनें भी नहीं है। अब हुआंग फैंग के लिए अधिक उत्पादन लाइनें स्थापित करने की जगह है। इसे खरीदने और स्थापित करने के लिए उत्पादन लाइन की प्रतीक्षा करें। अनुमान है कि यहाँ श्रमिकों की संख्या भी लगभग इतनी ही है। इसलिए हुआंग फैंग खुश मूड के साथ काम से घर आया। हालांकि जब वो घर पहुंचा तो खुशी का माहौल एक पल में गायब हो गया। तुम यहाँ फिर से क्यों हो? हुआंग फैंग ने उस खूबसूरत महिला को देखा जो अचानक उसके घर में प्रकट हुई थी। हुआंग फैंग के कमरे में जो दिखाई देता है वो बाई जियाओरो है, जो लंबे समय से दूर नहीं है। बाई जियाओरो की चोट स्पष्ट रूप से पूरी तरह से अच्छी नहीं है, लेकिन यह अब उसके कार्यों को प्रभावित नहीं करती है। इसलिए इलाज के बाद वो दोबारा आए। उनके अवलोकन के अनुसार टोंग कियानजुन और दूसरे पक्ष के बीच हाल ही में एक सौदा होगा, इसलिए वो इस अवसर को चुकना नहीं चाहती है। मैंने कहा, क्या हम दोबारा मिलेंगे? बाई जियाओरो सोफे पर बैठी और अपने खाली समय में हुआंग फैंग को देखा। नहीं, तुम अंदर कैसे आए? हुआंग फैंग ने संदेह से पूछा कि क्या दरवाजे का ताला क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। इसके अलावा उसके परिवार में एक बहुत बुद्धिमान जानवर था। ये सोचते हुए हुआंग फैंग ने जियाओबाई को फोन किया। क्या मैंने तुम्हें अपने घर की अच्छी देखभाल नहीं करने दी? हर किसी को अंदर आने की अनुमति क्यों है? जियाओबाई हुआंग फैंग को मासूमियत से देखती है। बाई जियाओरो पहले यहाँ आई थी और उस समय हुआंग फैंग के साथ बातचीत और हंसी मजाक किया था। इसलिए जियाओबाई ने सोचा कि बाई जियाओरो हुआंग फैंग की दोस्त थी। उसे अंदर आता देख उसने उस पर हमला नहीं किया, अन्यथा यदि अन्य लोग बदल दिए जाते तो इतनी आसानी से अंदर आना असंभव होता। ठीक है, अपने कुत्ते को दोष मत दो, वो सोचता है कि हम दोस्त हैं। बाई जियाओरो ने मानवीय जियाओबाई को देखा और कहा, हम दोस्त हैं, है ना? कौन और आप दोस्त हैं? हुआंग फैंग बुदबुदाया, लेकिन उसने ये भी अनुमान लगाया कि जियाओबाई ने एक दूसरे पर हमला क्यों नहीं किया। बाई जियाओरो ने कहा, चिंता मत करो, मैं लंबे समय तक यहाँ नहीं रहूंगी। हुआंग फैंग दूसरे पक्ष की पहचान भी जानते हैं और हमेशा खुद पर भरोसा नहीं करेंगे। वो अपने स्वयं के मामलों को दूसरे पक्ष द्वारा उजागर किए जाने के बारे में चिंतित थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए हुआंग फैंग को दूसरे पक्ष के अकेले आने की परवाह नहीं है। खाना पकाने का कौशल अच्छा है। जब हुआंग फैंग रसोई में खाना बना रहा था तो बाई जियाओरो दरवाजे के पास खड़ी हो गई और हुआंग फैंग को दिलचस्पी से देखा। उन्होंने कहा, हुआंग फैंग को देखो, वो कोई नौकर नहीं है। हुआंग फैंग को भी उसकी परवाह नहीं थी, उसने बहुत पहले ही भोजन समाप्त कर लिया। हालांकि बाई जियाओरो उनके सामने मेज पर बैठी थी। मैंने भी नहीं खाया। बाई जियाओरो ने हुआंग फैंग को संदेह से देखा और ईमानदारी से कहा, आपका स्वागत है, हुआंग फैंग ने कहा। हालांकि वो अभी भी बर्तन और चॉपस्टिक के 2 सेट ले गए। जब वो खाना बना रहा था तभी उसने बाई जियाओरो की मदद की। ठीक है, ये वास्तव में अच्छा है। काटने के बाद बाई जियाओरो की आंखें चमक उठी और उसका दिल हुआंग फैंग के बारे में और अधिक उत्सुक हो गया। अप्रत्याशित रूप से वो न केवल खाना पकाने में अच्छा था, बल्कि इतना उत्कृष्ट भी था। क्या आप पिछली बार की वजह से इस बार यहाँ हैं? हुआंग फैंग खाना पकाने में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी चिंताओं के बारे में पूछा। हुआंग फैंग पिछली बार बहुत चिंतित थे। हालांकि उसने उन लोगों के सामने अपना चेहरा ज्यादा नहीं दिखाया, चाहे वो कितना भी अस्पष्ट क्यों न हो। उसने अपना चेहरा दिखाया भी। यदि दूसरा पक्ष मिलने आता तो वो अभी भी बहुत खतरनाक था, इतना खराब भी नहीं। बाई जियाओरो ने इससे इनकार नहीं किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? मैं उत्सुक हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। हाँ, अप्रत्याशित रूप से बाई जियाओरो ने मना नहीं किया। वास्तव में हुआंग फैंग थोड़ा आश्चर्यचकित है। क्या उनके पास गोपनीयता नियम नहीं है? बेशक, लेकिन एक आधार है, वो ये है कि आप हमारे साथ जुड़े। बाई जियाओरो ने मुस्कुराते हुए कहा। आपसे जुड़े?
हुआंग फैंग ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन उनसे ऐसी शर्त कहने की उम्मीद नहीं थी। क्या आप इतनी लापरवाही से रिसेप्शन का आयोजन करते हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने आपकी पृष्ठभूमि की जांच की है और मैं आपको केवल एक परिधीय सदस्य के रूप में भर्ती कर सकता हूं। यदि आप पूर्ण सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से निदेशक की मंजूरी की आवश्यकता है, वाई जियाओरो ने कहा। बेशक, राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाई ब्यूरो में शामिल होना इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी पृष्ठभूमि साफ सुथरी होनी चाहिए, जिस कारण से वो हुआंग फैंग में रुचि रखती है। वाई जियाओरो ने जांच में हुआंग फैंग की पहचान की पृष्ठभूमि स्पष्ट कर दी है, तब भी जब वो एक बच्चा था। इस बार उनकी वापसी का मुख्य उद्देश्य यही है। हालांकि हुआंग फैंग के बारे में कई चीजों की जांच करने के बाद भी वाई जियाओरो को अभी भी नहीं पता है कि हुआंग फैंग का गुरु कौन है। हुआंग फैंग के पिछले जीवन ट्रैक के अनुसार ऐसा लगता है कि उसके पास आंतरिक शक्ति से संपर्क करने का कोई मौका नहीं है, बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह जिसने अचानक आंतरिक शक्ति सीख ली, जिससे वाई जियाओरो बहुत भ्रमित हो गई। क्या बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 321 उजागर हो गया है। आपके संगठन में शामिल होने के क्या लाभ हैं? हुआंग फैंग ने पूछा। फायदे? देश की सेवा करने के क्या फायदे हैं? वाई जियाओरो स्तब्ध होकर हुआंग फैंग को देखती है। जाहिर है वो भी उनकी बातों से पूछी जाती है, लेकिन हुआंग फैंग ने अपने दिल में इसका तिरस्कार किया। अच्छी बात नहीं है, वो बस देना चाहता था, लेकिन वो देना नहीं चाहता था। इस समय वाई जियाओरो ने भी जवाब दिया और कहा, हमारे संगठन में शामिल होना निश्चित रूप से विशेषाधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिए, जब आपको संदेह हो कि दूसरी पार्टी खतरे में है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं या दूसरे पक्ष को मार भी सकते हैं। हालांकि आपको एक लिखना होगा, बाद में रिपोर्ट करें। मारना? हुआंग फैंग की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उन्हें लगा कि यह अधिकार उनके किसी काम का नहीं है। वो किसे मारने जा रहा था? इसके अलावा वो मूर्ख नहीं है। अगर उसके पास यह अधिकार है भी तो इसका मतलब यह नहीं कि वो जिसे मारना चाहे मार डालेगा। यदि वो गलत व्यक्ति को मार डालेगा तो वो भी दुर्भाग्यशाली होगा। वाई जियाओरो बस कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वो एकदम से रुक गई और बात करना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखों से हुआंग फैंग को इशारा किया। यह मेरा पड़ोसी हो सकता है। हुआंग फैंग ने कहा कि उन्हें लगा कि यह गो मेंगन है, लेकिन उन्होंने सुना कि आज कारखाने में कई चीजें हैं। गो लियांग और उन तीनों को आज रात ओवर टाइम काम करना पड़ सकता है। क्या गो मेंगन पहले वापस आए थे? हुआंग फैंग संदेह में दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन वाई जियाओरो छिप रही है। हालांकि आगंतुक को उसकी पहचान नहीं पता होगी, लेकिन वो स्पष्ट रूप से बहुत से लोगों को उसे देखने नहीं देना चाहती है। आप कौन हैं? हुआंग फैंग ने दरवाजा खोलने के बाद दो अजनबियों को देखा। उसे याद नहीं कि उसने क्या सोचा था। वो इन दोनों लोगों को जानता था। क्या उन्हें गलत व्यक्ति मिल गया? क्या आप हुआंग फैंग हैं? उनमें से एक ने कुछ घटिया चीनी भाषा में पूछा। जब हुआंग फैंग ने दूसरे व्यक्ति की आवाज सुनी तो उसे कुछ बुरा लगा, क्योंकि उसने कुछ समय पहले ही इस तरह के लहजे में चीनी भाषा सुनी थी। मैं हूं। हालांकि वो सतर्क था, हुआंग फैंग दूसरे पक्ष की पहचान की पुष्टि नहीं कर सका, इसलिए उसने दूसरे पक्ष के सवालों का जवाब दिया। जब उन्होंने हुआंग फैंग के शब्द सुने तो वे कुछ नहीं बोले, लेकिन अचानक एक चाल चली। उनमें से एक ने हुआंग फैंग पर एक मुक्का मारा। हुआंग फैंग पहले सतर्क था, इसलिए जब दूसरी पार्टी आई तो वो तैयार था। हुआंग फैंग उनमें से एक के हमले से बचने के लिए पहले अपने शरीर को हिलाता है और फिर उसकी मुट्ठी दूसरे पर हल्की गड़गड़ाहट के साथ हमला करती है। उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग का पलटवार इतनी तेजी से होगा। जब उन्होंने एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार किया तो उसके शरीर के परखच्चे तुरंत तोड़ गए। हुआंग फैंग की ताकत स्पष्ट रूप से उसके नियंत्रण से परे थी। हालांकि जिस व्यक्ति को पहले हुआंग फैंग ने चकमा दिया था वो वही था जो आगे बढ़ा और हुआंग फैंग पर हमला करना जारी रखा। हुआंग फैंग एक कदम बाद पीछे हट गया और उसका शरीर पूरी तरह से घर में घुस गया था। इसी समय अचानक भीतर के कमरे से एक आकृति निकली और उड़कर उस आदमी के पास पहुंची। उस आदमी को बस अपनी आंखों के सामने एक चमक महसूस हुई। उसका पेट उसके पैरों के बगल में था। उसका शरीर उड़कर दीवार की ओर जा रहा था। उससे टकराने के बाद वो फिर से गिर गया। जाओ और बाहर वाले को पकड़ लो, वाई जियाओरो ने हुआंग फैंग से कहा। हुआंग फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया और वो कमरे से बाहर चला गया। बाहर खड़े व्यक्ति को लग रहा था कि लक्ष्य उतना असुरक्षित नहीं है जितना उन दोनों ने सोचा था। इसके अलावा लक्ष्य के कमरे में एक और व्यक्ति था, इसलिए उसने पहले भागने की योजना बनाई। हालांकि उसे अभी अभी हुआंग फैंग ने मारा है और उसे कुछ चोटें आई हैं। उसकी गति स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग जितनी तेज नहीं है। मेरे पास वापस आ जाओ। हुआंग फैंग एक दूसरे के कंधों को पकड़ते हैं और उन्हें वापस पकड़ना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि वो आदमी जानता है कि वो भाग नहीं सकता। वो बस घूमता है और उसकी आंखों में एक क्रूर रंग चमक उठता है। वो अपनी बाहों से खंजर निकालता है और हुआंग फैंग पर वार करता है। हुआंग फैंग इसे लात मारता है और दूसरे पक्ष की कलाई पर मारता है। दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया धीमी नहीं है। वो थोड़ा घूमकर छिप जाता है, फिर वो रुकने से पहले हुआंग फैंग के पेट में चाकू मार देता है। हालांकि हुआंग फैंग की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं है। उसका पैर नहीं गिरा है और उसकी मुट्ठी पहले ही तोड़ दी गई है। सबसे शक्तिशाली उसकी मुट्ठी है। इस बार दूसरा पक्ष चकमा नहीं दे सका और उसकी कलाई पर चोट लग गई। उसके हाथ में मौजूद खंजर तुरंत जमीन पर गिर गया। हालांकि इससे पहले खंजर ने अभी भी हुआंग फैंग के कपड़े काट दिए थे। सौभाग्य से उसने हुआंग फैंग को खरोंच नहीं लगाई। तुम्हें पता है, वो घर पर सोने का नर्म कवच नहीं पहनता था। यदि उसे मारा जाता तो वो घायल हो जाता। जबकि दूसरे पक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हुआंग फैंग ने दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसके बाद हुआंग फैंग दूसरे पक्ष को वापस अपने कमरे में खींच ले गया। वो इन लोगों की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए निश्चित था, अन्यथा वो असहज हो जाता। वापस लाया। कमरे में वाई जियाओरो ने दूसरे पक्ष को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। कुआ, हुआंग फैंग ने उस लड़के को घर के आदमी के बगल में रख दिया और दोनों फिर से एक साथ थे। यह आप है। जिस आदमी को हुआंग फैंग ने घसीटा था उसने कमरे में वाई जियाओरो को देखा और आश्चर्य से चिल्लाया। उसे यहाँ वाई जियाओरो को देखने की उम्मीद नहीं थी।
बाई जियाओरो ने भौहें चढ़ा ली और एक दूसरे की ओर देखा। क्या आपका वश में से है? उस आदमी ने ठिठुरते हुए कहा और जवाब नहीं दिया, लेकिन बाई जियाओरो के पास पहले से ही जवाब था। दो लोगों में से एक ने बाई जियाओरो को पहले देखा है, इसलिए उसे जानना और यहाँ एक दूसरे को देखना आश्चर्यजनक है। क्या आप उन्हें जानते हैं? हुआंग फेंग ने बाई जियाओरो की ओर देखा और कहा, ठीक है, अगर वे गलत नहीं है तो वे सभी का वश में से है, वे लोग जिन्होंने कल मेरा पीछा किया था। बाई जियाओरो ने कहा, यह वे हैं, वे यहाँ कैसे पहुंचे? वे मुझे जानते हैं। हुआंग फेंग को यह कहते हुए आश्चर्य हुआ कि जब दूसरे पक्ष ने बाई जियाओरो को पहचान लिया तो वह आश्चर्यचकित रह गए। इसके अलावा जब वो दरवाजे पर था तो उसने उसका नाम भी पूछा। ये दर्शाता है कि दूसरी पार्टी उसके लिए आ रही थी, बाई जियाओरो नहीं। ये लोग सब कल की बातें हैं। क्या उन्होंने खुद को बेनकाब कर दिया है? हुआंग फेंग थोड़ा चिंतित था। वो जानता था कि वो किस तरह का व्यक्ति है। अगर उसे सचमुच घूरकर देखा जाता तो उसका जीवन आसान नहीं होता। वो किसी भी समय खतरे में पड़ सकता था और वो उस पर नजर नहीं रख सकता था। मुझे यकीन नहीं है। बाई जियाओ ने भौहें चढ़ा दी और कहा, चाहे कुछ भी हो, हुआंग फेंग खुद को बचाने के कारण अब खतरे में पड़ जाएगा और बाई जियाओ के दिल को पीड़ित करना आसान नहीं है। हुआंग फेंग और उनकी पत्नी ने उनसे पूछताछ करना शुरू किया। हालांकि वे स्पष्ट रूप से नर्म हड्डियां नहीं थी। हुआंग फेंग और उनकी पत्नी कुछ देर तक कुछ भी पूछताछ नहीं कर सके। क्या करें? हुआंग फेंग ने पूछा। जाहिर है बाई जियाओ के पास इन मामलों से निपटने का अधिक अनुभव है। पहले उन्हें खत्म करो। इस बार मैं इस मामले से निपटने के लिए यहाँ हूँ। आप निश्चिंत रहिए कि मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा, बाई जियाओ ने कहा। आप अकेले हैं? हुआंग फेंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। कल उसने बाई जियाओ को शिकार करते देखा था, इसलिए उसे इस बात से राहत नहीं थी कि बाई जियाओ अभी भी यहाँ अकेली थी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 322 मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बाई जियाओ को सिर हिलाते हुए देखकर हुआंग फेंग की भौहें और गहरी हो गई। आप इतने अच्छे हैं कि आप एक राष्ट्रीय संगठन भी हैं। आप खुद को अकेला कैसे महसूस कर सकते हैं? यदि आप ऐसी खतरनाक कार्रवाई करते हैं तो आपके बॉस को आपको अकेले आने से राहत मिलेगी। हुआंग फेंग के असंतोष को देखकर बाई जियाओ को स्वाभाविक रूप से कारण पता था। संगठन में अन्य लोगों के पास अन्य कार्य हैं। वे इन दिनों यहाँ नहीं हैं। निदेशक चाहते थे कि मैं कुछ दिनों तक इंतजार करूं, लेकिन अब जाहिर है मैं इंतजार नहीं कर सकता। बाई जियाओ असहाय है। वो दूसरे समूह की नेता है और उनके अधीन कई लोग हैं। ठीक समय पर उन सभी के अपने अपने कार्य होते हैं, अन्यथा उसे व्यक्तिगत रूप से या अकेले बाहर आने के लिए नहीं कहा जाएगा। हालांकि बाई जियाओ को अभी भी खुद पर कुछ भरोसा है। पिछली बार उनके घायल होने का कारण उनकी लापरवाही थी। इस बार वो सावधानी बरते तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि हुआंग फेंग को इतनी राहत नहीं है। उन्होंने बाई जियाओ की चोट को अपनी आंखों से देखा, जिससे पता चलता है कि वह दूसरे पक्ष की प्रतिद्वंद्वी नहीं है। दूसरे पक्ष की क्या स्थिति है? बाई जियाओ ने इसके बारे में पूरी तरह से पूछताछ नहीं की है। जाहिर है दूसरे पक्ष की ताकत को कम करके आंका गया है। इस मामले में हुआंग फेंग कैसे निश्चिंत हो सकती है कि वह अकेली जाएगी? ये हुआंग फेंग नहीं है जो बाई जियाओ के बारे में चिंतित है। इसके बजाय यह उसका अपना मामला है। इसके अलावा दूसरी पार्टी दरवाजे पर आ गई है और वो बेनकाब हो सकती है। यदि बाई जियाओ उन्हें हल नहीं कर सकती तो उसे किसी भी समय प्रतिशोध का खतरा होगा। एक समय में 2 बार वो फिर भी इसे रोक सकती है, लेकिन वो इसे हर समय नहीं रोक सकती। एक अच्छा तरीका एक दूसरे को पूरी तरह से हल करना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा या मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हुआंग फेंग थोड़ी देर के लिए झिझके और फिर कहा। हुआंग फेंग जरूरी नहीं कि अपने कौशल से बाई जियाओ का प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन उसके पास अन्य चीजें हैं और वो जादू कर सकता है, इसलिए वो व्यापक ताकत में बाई जियाओ से कमतर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। बाई जियाओ तुरंत सहमत हो गई। दरअसल जब बाई जियाओ इस बार हुआंग फेंग आई तो उनके मन में हुआंग फेंग को संगठन में खींचने का विचार आया। आखिरकार आंतरिक शक्ति वाले जंगली व्यक्ति से मिलना आसान नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि दूसरा व्यक्ति लंबे समय से अभ्यास कर रहा है, ये कठिन है। इसके अलावा हुआंग फेंग की पृष्ठभूमि बहुत साफ है। बाई जियाओ स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति को याद नहीं करना चाहती। हालांकि हुआंग फेंग को संगठन में प्रवेश देना उसके ऊपर नहीं है। हालांकि वो एक टीम लीडर है, लेकिन उनके पास इतना बड़ा अधिकार नहीं है। यदि हुआंग फेंग इस कार्य में भाग ले सकते हैं, जब तक वो सफल होती है महानिदेशक को उनके साथ काम करना होगा। ये हुआंग फेंग इसमें शामिल हो गए। शुरुआत में वो सिर्फ एक परिधीय सदस्य थे, बहुत सख्त नहीं थे। बाई जियाओ से पहले वो अभी भी सोच रही थी कि कैसे हुआंग फेंग को उसके साथ कार्य करने के लिए राजी किया जाए। अप्रत्याशित रूप से हुआंग फेंग ने इस दुर्घटना की स्थिति में उसके साथ जाने के लिए कहा। हाँ, आखिरकार दूसरे पक्ष का अनुभव उससे बेहतर होना चाहिए। हुआंग फेंग के लिए उसकी बात सुनना कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा ये दूसरे पक्ष का कार्य है। हुआंग फेंग ने सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कहा। इसका कारण यह नहीं है कि वो दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते थे। दरअसल उन्हें ऐसा कोई विचार नहीं था। वो बस समस्या का समाधान करना चाहता था और खुद को किसी भी समय खतरे में नहीं डालना चाहता था। हुआंग फेंग इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। बाई जियाओ स्वाभाविक रूप से उसे कार्य समझाएंगी। अब उसने हुआंग फेंग को अपनी टीम का सदस्य माना है। क्या आपने कहा कि आप टोंग कियानजुन की जांच कर रहे थे? वो भी तस्करी और मानव तस्करी में शामिल है। बाई जियाओ को कार्य पूरा करते हुए सुनकर हुआंग फेंग ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके कार्य का उद्देश्य टोंग कियानजुन होगा, जो बहुत सहयोग था। क्या आप उसे जानते हो? बाई जियाओ ने संदेह से पूछा। हालांकि उसने हुआंग फेंग की पृष्ठभूमि की जांच की। केवल एक दिन था, जैसे हुआंग फेंग और टोंग जियान की केवल 2 संक्षिप्त बैठकें थी। ऐसी चीजें वो पता लगाने में सक्षम नहीं थी। इसलिए उसके दिमाग में हुआंग प्रांत के सबसे अमीर आदमी फेंग और टोंग कियानजुन के बीच कोई अंतर नहीं हो सका। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि हुआंग फेंग की शक्ल उसकी अपनी नहीं है।
मैं उसे जानता हूँ, उसके बेटे के साथ मेरा त्योहार है। हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और फिर इस मामले के बारे में बात की कि उसने टोंगन को गेट पर रोक दिया। बेशक इसमें यह भी शामिल है कि बाद में टोंगे को खुद से बदला लेने के लिए कोई मिल गया। हालांकि हुआंग फेंग ने यह नहीं कहा कि उसने टोंगोन का पैर तोड़ दिया और उसे भाई बियाओ के लिए फंसा दिया। अगर उसने ऐसा कहा तो वो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। सो है, बाई जियाओरो ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसे हुआंग फेंग के शब्दों के बारे में कोई संदेह नहीं था। हालांकि वो टोंग जियान से नहीं मिली थी, लेकिन वो राजधानी में दूसरी पीढ़ी के कई अमीर लोगों से मिली थी। वे किस प्रकार के चरित्र के थे? बाई जियाओरो को अभी भी पता था कि वे हुआंग फेंग के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। बाई जियाओरो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थी। बाई जियाओरो के परिचय के अनुसार हुआंग फेंग को यह भी पता है कि जब वे एक और मामला तोड़ते हैं तो उन्हें टोंग कियांजुन के बारे में भी पता चलता है। हालांकि उनके पास कोई सटीक सबूत नहीं है, इसलिए वे सीधे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आखिर दूसरे पक्ष की पहचान तो है ही। यदि वे बिना किसी कारण के लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए निदेशक रोंगमिंग किसी को जांच के लिए भेजेंगे और यह व्यक्ति बाई जियाओ है। सबसे पहले बाई जियाओरो ने नहीं सोचा था कि इसमें चीजें इतनी जटिल थी। उसके मन में हालांकि टोंग कियांजुन के पास पैसा था, वो सिर्फ एक साधारण व्यवसाय था। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनके आवास के आसपास अंधेरे में इतने सारे सुरक्षाकर्मी छिपे हुए थे। अगर कुछ लोग ठीक हैं तो वे उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। हालांकि उनमें से कई ऐसे भी हैं जो आंतरिक कौशल में अच्छे हैं और उनका कौशल उससे भी बदतर नहीं है। इसलिए इससे पहले कि वो पता लगाए कि कितनी उपयोगी चीजें हैं, वो दूसरे पक्ष को मिल जाती है और दूसरा पक्ष भी उसकी तैयारी की कमी का फायदा उठाता है और उसे घायल कर देता है। अगर वो सतर्क नहीं रही तो यह चोट लगने जितना आसान नहीं होगा। तो इस बार यह खतरनाक है? हुआंग फेंग ने पूछा। ठीक है, खतरे तो होंगे ही। आप अभी संगठन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए मैं आपसे भाग लेने के लिए नहीं कहूंगा। यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, बाई जियाओरो ने कहा। हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने मूल रूप से टोंग जिया के साथ एक उत्सव मनाया था। टोंग जी खुद को जाने नहीं देगा। अब यदि वह दूसरे पक्ष और बाई जियाओरो द्वारा जाना जाता है और वे इसमें शामिल हो जाते हैं, भले ही वह दूसरे पक्ष का व्यक्ति या टोंग जिया का व्यक्ति न हो, तो वह इस पर विश्वास नहीं करेगा। वे हमारे पास आए होंगे। वास्तव में वे आए हैं। इसलिए हुआंग फेंग अब व्यवसाय से बाहर नहीं रह सकते। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 323 घुसपैठ। हुआंग फेंग ने मूल रूप से शिकायत की थी कि बाई जियाओरो ने खुद को इस मामले में घसीटा था। हालांकि ये जानने के बाद कि लड़के के परिवार ने इस मामले में भाग लिया था, हुआंग फेंग का विचार बहुत फीका पड़ गया था। लड़के के चरित्र के साथ भले ही बाई जियाओरो का कोई मामला न हो, वो खुद को जाने नहीं देगा। दूसरे पक्ष के आने की प्रतीक्षा करने के बजाय वो बाई जियाओरो के साथ मिलकर कार्य कर सकता है और दूसरे पक्ष को खत्म कर सकता है। इसके अलावा हुआंग फेंग की वर्तमान क्षमता और शक्ति के साथ यदि वो बच्चों की समस्या का समाधान करना चाहता है। हुआंग फेंग ने पद छोड़ने का विकल्प नहीं चुना और बाई जियाओरो बहुत संतुष्ट थी। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने कुछ विवरणों पर चर्चा की। बाद में उन्होंने रात में शुरू करने की योजना बनाई। जहां तक उन दो लोगों की बात है जो पहले दरवाजे पर आए थे, वे हुआंग फेंग से बंधे हुए थे और जियाओबाई घर पर देख रही थी। समस्या बड़ी नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ टोंग कियांजुन को उम्मीद नहीं थी कि बाई जियाओरो इतनी जल्दी वापस आ जाएगी। हालांकि उस पर संदेह किया गया है, फिर भी उसे एक बार पीटा गया है। अगर वो दोबारा आना चाहता है तो कुछ समय से इसकी तैयारी के लिए आया होगा। इस दौरान वो कावाशिमा और अन्य से निपट सकते हैं। यदि वे रास्ते में नहीं है तो वो जोखिम नहीं लेगा और इस समय उन चीजों को करना जारी रखेगा। इसलिए टोंग कियांजुन अब जो करना चाहता है वो बाई जियाओरो के बजाय कावाशिमा और अन्य से निपटना है। आखिरकार बाई जियाओरो एक बार टोंग कियांजुन के निवास पर जा चुकी है, इसलिए जब वो दोबारा वहां जाती है तो वो इससे परिचित होती है। कुछ गड़बड़ है। टोंग कियांजुन के निवास के बाहर बाई जियाओरो टोंग कियांजुन के विशाल विला को देखती है और खुद से कहती है, क्या बात। हुआंग फेंग ने चारों ओर देखा और कुछ भी गलत नहीं पाया। विला के आसपास कई लोग गश्त कर रहे थे। ये देखा जा सकता है कि टोंग कियांजुन ने अभी भी अपनी सुरक्षा पर ध्यान दिया। ये लोग साधारण अंगरक्षक हैं, जापानी नहीं, बाई जियाओरो ने कहा। मुझे कोई जापानी नहीं दिख रहा है। हालांकि चीनी लोग और जापानी लोग सतह पर एक दूसरे से बहुत अधिक अंतर नहीं देख सकते हैं, फिर भी जब वे ध्यान से देखते हैं तो वे एक दूसरे को देख सकते हैं। इसके अलावा जापानी लोगों की उग्र सांसों की तुलना टोंग कियांजुन जैसे सामान्य अंगरक्षकों से नहीं की जा सकती, इसलिए बाई जियाओरो इसे महसूस कर सकती है। हालांकि यहाँ कई गश्ती दल हैं, लेकिन वे नहीं कर सकते। हालांकि कोई जापानी लोग नहीं है, ये लोग सामान्य लोग हैं। बाई जियाओरो की नजर में वे जो भूमिका निभा सकते हैं वो बड़ी नहीं है। क्या वे अंधेरे में छुपेंगे? हुआंग फेंग ने कहा कि पिछली बार बाई जियाओरो को जापानियों ने घायल कर दिया था जो अंधेरे में छिपे हुए थे। ये संभव है। बाई जियाओरो ने गरिमापूर्ण चेहरे के साथ कहा कि अगर वो पहले से ही दूसरे पक्ष का स्थान पता लगा सकती है तो वो इतनी चिंतित नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने इसे नहीं देखा है, इसलिए वो घबरा जाएगी। अज्ञात अस्तित्व सबसे खतरनाक है। हालांकि जब से वो आए है, बाई जियाओरो स्वाभाविक रूप से इस समय पीछे हटने का विकल्प चुनेगी, इसलिए वो हुआंग फेंग को विला क्षेत्र में ले जाती है। स्काउट्स ने अपने विला के चारों ओर गश्त करने के लिए कई अंगरक्षकों की व्यवस्था की है, साथ ही बहुत सारे निगरानी उपकरणों की भी व्यवस्था की है। इन चीजों के साथ आम लोगों की नजर में यहाँ सुरक्षा उपाय काफी सही है। हालांकि बाई जियाओरो जैसे पेशेवर व्यक्ति की नजर में टोंग कियांजुन के सुरक्षा उपाय अभी भी खामियों से भरे हुए हैं। उसे सिर्फ उन जापानी लोगों की चिंता है, लेकिन वो इन बॉडीगार्ड्स और कैमरों पर ध्यान नहीं देती। इसलिए बाई जियाओरो और हुआंग फेंग आसानी से टोंग कियांजुन के विला के पास पहुंच गए। इस अवधि के दौरान वे दूसरे पक्ष के अंगरक्षकों या जापानियों के अस्तित्व द्वारा नहीं पाए गए। हालांकि बाई जियाओरो भ्रमित थी, लेकिन वो यहाँ सुरक्षित रहकर बहुत संतुष्ट थी। मैं पहले ऊपर जाऊंगा, क्या तुम्हारे पास ऊपर जाने का कोई रास्ता है? बाई जियाओरो ने दूसरी मंजिल पर बालकनी की ओर इशारा किया और कहा।
हाँ, बाई जियाओरो के बिना हुआंग फेंगजुमी जादुई रेशम के दस्ताने का उपयोग कर सकता है। बाई जियाओरो ने सिर हिलाया। उसने आखिरी बार उस समय के बारे में सोचा जब हुआंग फेंग ने खुद के साथ दीवार पार की थी। हालांकि यहाँ की बालकनी उस दीवार से थोड़ी ऊंची है, पिछली बार तो उसने अपना ही ले लिया था, लेकिन इस बार खाली हाथ था और कोई दिक्कत नहीं थी। तो बाई जियाओरो पहले जाती है। हुआंग फेंग देखता है कि निगल की तरह हल्का होने का क्या मतलब है। दीवार पर लगे बल का फायदा उठाने के बाद बाई जियाओरो का शरीर पहले ही तैरकर दूसरी मंजिल पर जा गिरा। हुआंग फेंग को लगता है कि साथ ही उनकी चाल धीमी नहीं है, उनके दस्ताने पहन लिए गए हैं और वो दूसरी मंजिल पर भी उड़ गए हैं। बाई जियाओजुडो दूसरी मंजिल पर बालकनी खत्म करने के बाद ये देखना चाहती है कि हुआंग फेंग कैसा है। अप्रत्याशित रूप से हुआंग फेंग उसके पास आकर खड़ा हो गया। इतनी तेजी, बाई जियाओरो थोड़ा आश्चर्यचकित है। बिल्कुल, हुआंग फेंग खुद को घूरते समय दस्ताने का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करती, ऐसे में इसका पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए जब वो मुड़ती है तो वो पहले से ही दस्ताने पहन चुकी होती है और लगभग उसी समय अपने साथी के साथ बालकनी में चली जाती है। इस तरह बाई जियाओरो उसकी हरकतें नहीं देख सकती। सौभाग्य से बाई जियाओरो को किसी बात पर संदेह नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि हुआंग फेंग का कौशल बहुत अच्छा है। बालकनी के दरवाजे और खिड़कियां बंद नहीं है। हुआंग फेंग और उनकी पत्नी आसानी से शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं। फिर वे शयन कक्ष से होते हुए बाहर दूसरी सड़क पर गलियारे में जाते हैं। आप साफ सुन सकते हैं कि पहली मंजिल पर क्या हुआ। साथ ही आप अपना सिर थोड़ा बाहर की ओर चिमकाकर पहली मंजिल की स्थिति देख सकते हैं। इस समय बाई जियाओरो को यह भी पता है कि वो पूरे रास्ते जापानी लोगों से क्यों नहीं मिली। दरअसल वे सभी यहीं खाना खाते हैं। पहली मंजिल इस समय बहुत व्यस्त है। दो बड़ी मेजें हैं। टोंग कियानजुन और कावाशिमा वहां बैठे हैं, लेकिन टोंग जियान वहां नहीं है। आइए मिस्टर कावाशिमा, मैं आपको एक टोस्ट देना चाहता हूँ। आपने इन दिनों कड़ी मेहनत की है और आपके भाइयों ने भी कड़ी मेहनत की है। टोंग कियानजुन ने अपना वाइन ग्लास उठाया और कावाशिमा से कहा। उन्होंने अपने पीछे जो कहा वो स्पष्ट रूप से उपस्थित जापानी लोगों के लिए था। यह मेरा काम है। जब तक आप वो काम करते हैं जो मेजबान ने आपको बताया है, आप ये कर सकते हैं। मुझे अपनी मेहनत से कोई लेना देना नहीं है, कावाशिमा ने कहा। मुझे लगता है कि उनके लिए यहाँ शराब पीने के बजाय घूमना और इधर उधर देखना बेहतर है। कावाशिमा बहुत ज्यादा चिंतित है। टोंग कियानजुन ने अपना हाथ लहराया और कहा, आपने ऐसा पहले नहीं कहा था। ये केवल एक दुर्घटना थी कि महिला यहाँ के करीब आ सकी। इसके अलावा अगर वे दोबारा आना चाहते हैं तो वे निश्चित रूप से कुछ दिनों में आएंगे। आज वे नहीं आएंगे। मैं देख रहा हूँ कि भाइयों के लिए हर दिन बाहर काम करना कठिन है, इसलिए आज मैंने आपके मनोरंजन के लिए विशेष रूप से कुछ स्वादिष्ट भोजन और शराब तैयार की है। हालांकि कावाशिमा ने भौहें चढ़ा दी। हालांकि उन्होंने पहले डिलीवरी पर जोर दिया था, लेकिन उन्हें यह भी समझ आया कि उनकी मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब हमें अपनी सतर्कता मजबूत करनी चाहिए। हमें यहाँ खाना पीना नहीं चाहिए। जहां तक टोंग कियानजुन के अंगरक्षकों का सवाल है, वो भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 324 परिवर्तन। कावाशिमा के मध्य में टोंग कियानजुन के अंगरक्षक आम लोगों को डराने का सबसे अच्छा नाटक कर सकते हैं। हालांकि उस महिला को रोकना नामुमकिन है। कल रात उन अंगरक्षकों द्वारा पहरा दिया गया दरवाजा महिला विला के करीब थी और उन्हें पता नहीं चला। अगर वहां अंधेरे खूंटों की व्यवस्था नहीं की गई होती तो मुझे डर है कि यहाँ की बातें उस महिला को पता चल गई होती। इसलिए जब कावाशिमा ने उन अंगरक्षकों के बारे में सोचा जिन्हें उसने अभी बाहर देखा था, तो उसे यकीन नहीं हुआ। हालांकि वो टोंग कियानजुन की बातों से भी सहमत थे, यानी महिला घायल थी और पिछले 2 दिनों में नहीं आ सकी। भले ही दूसरे पक्ष ने सुदृढ़ीकरण के लिए कहा, इसमें 1 या 2 दिन और लगेंगे, जो उसके बाद के मामलों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आज निश्चित रूप से कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि वो अपने अधीनस्थों को एक पेय और एक अच्छे विश्राम के लिए आने देने पर सहमत हुआ। फिर कल से उसने उनको यहाँ पहरा देने का प्रबंध किया। हालांकि कावाशिमा के दिल में मैं टोंग कियानजुन द्वारा होटल या क्लब में नहीं बल्कि घर पर भोज की व्यवस्था के बारे में उत्सुक था, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार टोंग कियानजुन के पास यहाँ एक निजी रसोईया है, जिसकी शिल्प कौशल होटल की तुलना में बदतर नहीं है। ये देखकर कि कावाशिमा में उन लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया है, टोंग कियानजुन ने अपने मुंह के कोनों पर व्यंग्य किया। हालांकि वो जल्द ही इसे छुपा लेता है। स्वाभाविक रूप से वो इतने दयालु नहीं होंगे कि ऐसे लोगों को शराब पीने के लिए आमंत्रित करें। जाहिर तौर पर उसकी अन्य योजनाएं हैं और बाहर सभी अंगरक्षक महिला को आने से रोकने के लिए नहीं है। इसका कुछ कारण कावाशिमा और अन्य है। वो लोगों को होटल में जाने की व्यवस्था नहीं करता है, बल्कि इसलिए भी करता है क्योंकि उसके लिए विला में घूमना अधिक सुविधाजनक है। आज रात शराब में उसने दवा डाल दी है। जब तक वे इसे पीते रहेंगे वे कभी नहीं उठेंगे। हालांकि टोंग कियानजुन को चिंता इस बात की थी कि उसने अपनी मेज पर कावाशिमा नहीं पी और जो लोग उसके साथ बैठे थे उन्होंने पहले इसे पीने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसे चिंता थी कि उसके बगल के लोगों पर नशीली दवाओं का हमला हो सकता है और जो लोग यहाँ शराब नहीं पीते वे बेनकाब हो जाएंगे। यदि कावाशिमा ने इसे नहीं पिया तो उसे नहीं पता था कि टोंग कियानजुन ने क्या किया। उनसे लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी। आखिरकार उसके और उसके पीछे के लोगों के पास अभी भी टोंग कियानजुन के बहुत सारे हैंडल हैं। एक बार जब ये हैंडल सार्वजनिक हो जाएंगे तो टोंग कियानजुन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। वो एक ईर्ष्यालु सबसे अमीर आदमी से बदल जाएगा। एक कैदी के रूप में टोंग कियानजुन ने ऐसा करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। ये सिर्फ इतना है कि कावाशिमा ने यह नहीं सोचा कि टोंग कियानजुन ने यह पता लगा लिया है कि बाई जियाओरो और उसके पीछे के संगठन को कैसे दोषी ठहराया जाए। टोंग कियानजुन लंबे समय से दूसरों द्वारा धमकाए जाने से असंतुष्ट है, इसलिए इन सभी लोगों से छुटकारा पाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं और इसे जारी रखने के लिए जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो संस्था किसी को जरूर भेजेगी, लेकिन काफी समय हो गया है। कावाशिमा के बारे में इतना मत सोचो, आज हर किसी के पास अच्छा समय होगा। हम ये सुनिश्चित करने के लिए कल एक दौरे की व्यवस्था करेंगे कि महिला कभी वापस नहीं लौटेगी, टोंग कियानजुन ने सलाह दी। कावाशिमा ने सिर हिलाया, उस बार को उठाया जिसे उसने पहले नीचे रखा था और अपने मुंह के पास गया।
ऐसा लग रहा था कि उसे पास में टोंग कियांजुन की उम्मीद भरी निगाहें महसूस हुई। कावाशिमा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। स्काउट्स मुस्कुराए और बोले, मैं इसे पहले करूंगा। ये कहते हुए समाप्त करें कि एक मुखिया शराब पिएगा, बेशक उसकी शराब संभाली जाती है, कोई समस्या नहीं। हालांकि कावाशिमा को लगता है कि आज का टोंग कियांजुन हमेशा थोड़ा अजीब होता है, वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उनका मानना है कि वो इन दिनों बहुत ज्यादा दबाव में है, इसलिए कावाशिमा और उसके आदमी जो इस मेज पर बैठे हैं पीने के लिए तैयार है। हालांकि तभी विला का गेट अचानक खुल गया और एक आकृति अंदर चली गई। जब कावाशिमा ने आगंतुक को देखा तो उसने अपनी कार्रवाई रोक दी और उसकी ओर देखा। वे लोग वहां भोजन के लिए क्या कर रहे हैं? वे इस समय लोगों को अंदर कैसे आने दे सकते हैं? ये देखकर कि कावाशिमा ने दोबारा शराब नहीं पी, लड़के के दिल में शूरता जाग उठी। हालांकि उसे पहले पता नहीं चला, अभी भी कुछ मछलियां गायब थी। वास्तव में टोंग कियांजुन को यह स्पष्ट नहीं है कि वो इस बार कितने लोगों को कावाशिमा लेकर आए। उन्होंने ये भोज आयोजित किया और कावाशिमा से अपने सभी लोगों को लाने के लिए कहा, इसलिए उसने सोचा कि कावाशिमा के सभी लोग यहीं थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अभी भी लोग लापता थे। क्या बात है, क्या ये हो गया? किसी को आते देखकर कावाशिमा ने पूछा। यह उन लोगों में से एक है जिन्हें उसने हुआंग फैंग को मारने की व्यवस्था की थी। नहीं, कुछ अप्रत्याशित, आदमी ने सिर झुकाकर कहा। दरअसल जब वो और बाकी दोनों जाने वाले थे तो अचानक उनके पेट में दर्द हुआ और वे नहीं गए। अन्य दो को भी लगा कि एक छोटे से सुरक्षा गार्ड से निपटने के लिए ये पर्याप्त है। उन्होंने उसका इंतजार नहीं किया और उस आदमी को कुछ भी गलत नहीं लगा। मूल रूप से जब वे एक सुरक्षा गार्ड को मारने गए तो उन्हें लगा कि वे अयोग्य हैं। अब उनका शरीर अच्छा नहीं, आरामदेह है, मैं बस नहीं जा सकता। हालांकि वो तुरंत कावाशिमा नहीं लौटा। एक कारण ये था कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं थे और अभी भी उन्हें दस्त थे। दूसरा कारण ये था कि कावाशिमा ने उन तीनों को एक साथ जाने का आदेश दिया था। अब उसने आदेश की अवहेलना की। स्वाभाविक रूप से उसके लिए अकेले वापस जाना अच्छा नहीं है और अन्य दो के वापस आने के बाद वो एक साथ जीवन जीना चाहता है। हालांकि उसने काफी देर तक इंतजार किया और दो लोगों के वापस आने का इंतजार नहीं किया। भले ही उनके पास कोई संदेश ना हो, भले ही उन्होंने एक दूसरे को मारा हो या नहीं, दोनों लोगों के पास एक संदेश होना चाहिए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से संपर्क करने की पहल की, लेकिन परिणाम थोड़ा आश्चर्यजनक था। तुम्हारा मतलब है कि तुम उन तक नहीं पहुंच सकते? कावाशिमा ने आश्चर्य से उस आदमी की ओर देखा और कहा, अब इस आदमी द्वारा उसके आदेशों की अवहेलना से निपटने का उसका कोई मन नहीं है। अब सबसे अहम बात यह जानना है कि आखिर उन दोनों शख्स का क्या हुआ। हाँ, मैंने कई बार संपर्क किया है, लेकिन मैंने नहीं किया। उस आदमी ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो लंबे समय से संपर्क में था और उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि कुछ बदल गया है, इसलिए वो रिपोर्ट करने आया था। समाचार जब कावाशिमा ने मेज पर अपना गिलास तोड़ा तो वो गुस्से से भर गया। अप्रत्याशित रूप से एक साधारण कार्य बदल गया था। उसने यह नहीं सोचा था कि उसके दो आदमियों ने भागने की पहल की है। जाहिर तौर पर उसे हुआंग फेंग में नुकसान उठाना पड़ा, या यहाँ तक कि दूसरे पक्ष द्वारा पकड़ा गया या मार दिया गया। क्या बात है मिस्टर कावाशिमा? दूसरी तरफ गिलास को फिर से मेज पर रखते हुए देखकर टोंग कियांजुन को लगा कि वो रोने वाला है। वो दूसरे पक्ष को एक गिलास शराब कैसे पिला सकता है? ये काफी मुश्किल है। जेडन जून कहाँ है? मुझे उससे कुछ पूछना है, कावाशिमा ने गंभीरता से कहा। जाहिर है उन्होंने सोचा कि अब चीजें बदल गई हैं क्योंकि टोंग जियान द्वारा उन्हें दी गई जानकारी गलत थी। वो सुरक्षा गार्ड का विवरण जानना चाहता था। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 325 जहरीले बाल। जेडन, जियान को ढूंढने के लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? स्काउट ने एक दूसरे को संदेह से देखा। वो जानता था कि उसने जो कुछ किया वो मुखिया की हत्या करने का था। वो जानता था कि उसका बेटा क्या कर सकता है, इसलिए उसने अपने बेटे को अपनी बातों के बारे में नहीं बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी बुरी बातों से डरता था। हालांकि कावाशिमा अपने बेटे को जानता है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई गहरा संवाद नहीं है, इसलिए अब कावाशिमा अपने बेटे की तलाश कर रहा है। वो भ्रमित हो जाएगा। आज शाम टोंग कियांजुन कावाशिमा और अन्य लोगों के बारे में कुछ करने जा रहा है, लेकिन वो टोंग जियान को इसके बारे में नहीं बताने जा रहा है। इसलिए उसने उसे बुलाने के बजाय उसे बाहर भेजने का एक कारण ढूंढ लिया। जेडन जून ने मुझसे एक व्यक्ति को मारने में मदद करने के लिए कहा। पहले तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जेडन जून द्वारा दी गई जानकारी बहुत सटीक नहीं है। कुछ बदल गया है, मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। व्यक्ति की जानकारी, कावाशिमा ने कहा। अब निश्चित रूप से वो हुआंग फैंग के निवास पर जाकर देखना चाहता है कि हुआंग फैंग कैसा है और उसके दो अधीनस्थ कैसे हैं। हालांकि जाने से पहले उसे स्पष्ट रूप से समझना होगा, अन्यथा अपने दो अधीनस्थों की तरह वे भी बिना किसी स्पष्टीकरण के खो जाएंगे। यह अच्छा नहीं है। हत्या, टोंग कियांजुन ने भौहें चढ़ा दी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनका बेटा लोगों को मारना चाहता है। वो बाहर दूसरों से लड़ रहा था, हालांकि वो आमतौर पर उन्हें ऐसा सबक सिखाता था जिसे मारना लगभग असंभव था। पिछली बार वो भाई बियाओ और उस भेड़िया भाई को मारना चाहता था, यही कि वो कभी कभार ही उसके सामने हत्या करने की बात कहता था। उसने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था। वो लोगों को मारना भी चाहता था। इसके अलावा उन्होंने कावाशिमा और अन्य को पाया। कावाशिमा किस प्रकार का व्यक्ति है? टोंग कियांजुन बहुत स्पष्ट है। जब उनसे संपर्क हो तो उन्हें अपना हौसला बनाए रखना चाहिए, अन्यथा उसे नुकसान उठाना आसान है। जाहिर तौर पर उनके बेटे के पास कोई अनुभव नहीं है। उसे पता ही नहीं चल पाता कि कब उसे दूसरी तरफ से बेच दिया जाता है। हो सकता है इस बार दूसरा पक्ष उसकी मदद कर रहा हो और उसके पास कोई हिसाब किताब न हो। हालांकि इस दोस्ती से मेरा बेटा दूसरी तरफ से फंस जाएगा। सौभाग्य से मैं आज इन सभी लोगों को नष्ट करने जा रहा हूँ, अन्यथा जियान को बाद में बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। टोंग कियांजुन ने खुशी से सोचा कि कावाशिमा और अन्य लोगों से संपर्क करना बाघ से खाल मांगने जैसा है, जो बहुत खतरनाक है। लेकिन फिर उसकी भौंक फिर से सिकुड़ने लगी, क्योंकि कावाशिमा ने अब तक मसालेदार शराब नहीं पी थी। इसलिए उन्होंने कावाशिमा से कहा, आइए पहले ड्रिंक कर ले। मिस्टर कावाशिमा, मैं फोन करूंगा और MAZ को मिलने दूंगा।
अब हमें क्या करना है कि कावाशिमा को जल्दी से पीने देना है, बाकी सब कहना आसान है। लेकिन अब कावाशिमा पीने के मूड में कहाँ है? उनके दो माथा अभी भी अंधेरे में हैं। यदि वे सचमुच मर गए तो वापस जाने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। आखिरकार प्रतिभाओं को संगठित करना और प्रशिक्षित करना आसान नहीं है, इसलिए वे मर जाती हैं। वे अभी भी अपने लिए निजी मामले कर रहे हैं। इसलिए कावाशिमा केवल यह आशा कर सकता है कि दोनों लापता है और मरे नहीं है, लेकिन वैसे भी वो शराब पीने के मूड में नहीं है। इसके अलावा टोंग कियानजुन ने बार बार खुद को पीने की सलाह दी, जिससे कावाशिमा भी थोड़ा भ्रमित हो गया। अपनी पिछली असहज भावना के अलावा उसे हमेशा लगता था कि इस टोंग कियानजुन के पास खुद से छिपाने के लिए कुछ है। कियानजुन, मुझे कैसा लग रहा है कि आप मुझे पीने की सलाह दे रहे हैं? कावाशिमा से पूछा। ठीक है, मैं आज यही आराम करने जा रहा हूँ। एक ड्रिंक लो, माहौल को ठीक करो, ड्रिंक खत्म करो, और मेरे पास अन्य व्यवस्थाएं हैं, टोंग कियानजुन ने तुरंत समझाया। हालांकि कावाशिमा ने अपना सिर हिलाया। अब मैं पीने के मूड में नहीं हूँ, बेहतर होगा कि मैं पहले व्यवसाय कर लूँ। जियान कुछ समय से यहाँ है, हम हर समय नहीं बैठ सकते, लड़के ने कहा। कावाशिमा के लिए इसके बारे में सोचना तर्कसंगत है। वो लड़के के आने का इंतजार करते हुए सबसे पहले खाने पीने के लिए तैयार होता है। लेकिन इस बार उसने एक आंख छोड़ दी। वो तुरंत शराब पीने की बजाय खाना खा रहा था। टोंग कियानजुन चिंतित थे। वो बार को मनाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि उसका प्रदर्शन इतना स्पष्ट हो जाएगा कि दूसरी पार्टी उसे नहीं देख पाएगी। टोंग कियानजुन को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बदलाव होगा। अगर उनका बेटा उनसे कुछ करने को नहीं कहता तो उनसे गलती नहीं होती। अब दूसरे पक्ष ने सारी शराब पी ली और सब कुछ सुलझा लिया। वो गिनती नहीं करता, यहाँ उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन हुआंग फैंग और बाई जियाओरो, जो ऊपर है, नीचे की गतिविधि पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक उसी समय जब उस आदमी ने सूचना दी, हुआंग फैंग ने भी इसे सुना और समझ गया कि वो पहले बीच में आना चाहता था। वे लोग दरवाजे पर आए, इसलिए नहीं कि वे बेनकाब हो गए थे, बल्कि इसलिए कि टोंग जियान ने उन्हें आने के लिए कहा था। हुआंग फैंग को उम्मीद नहीं थी कि टोंग जियान का बदला इतनी जल्दी आएगा। अब हुआंग फैंग अपनी गलतफहमी के कारण बाई जियाओरो के साथ आ गए हैं। अब वो जानता है कि यह गलतफहमी है, इसलिए वो अब नहीं जा सकता। इसके अलावा वो अकेला है और नहीं जानता कि वो विला क्षेत्र से आसानी से बाहर निकल सकता है या नहीं। हालांकि हुआंग फैंग ने यह भी फैसला किया कि अगर आज रात उनकी निगरानी से ज्यादा फायदा नहीं हुआ तो वो कल मौज मस्ती में शामिल होने के लिए बाई जियाओरो का अनुसरण नहीं करेंगे। बाई जियाओरो को अकेले आने दो। वैसे भी उन्होंने खुद को उजागर नहीं किया, क्योंकि बाई जियाओरो इन लोगों से परेशानी में है। वे जल्द ही खुद की दृष्टि खो देंगे। इसके अलावा बाई जियाओरो द्वारा घूरे जाने के बाद लड़का सुरक्षित रहेगा। उसके बाद क्या आपकी खुद की परेशानी खोजने का कोई मौका है? यह निश्चित नहीं है। बाई जियाओरो ने इसे स्पष्ट रूप से समझा। वो ये भी जानती थी कि हुआंग फैंग मुख्य रूप से अपने कारणों से आ सकते हैं। वो वास्तव में अपनी मदद नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि हुआंग फैंग उसका अनुसरण करना जारी रखे। उसे दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। जबकि बाई जियाओरो को संदेह है कि टोंग कियानजुन और दूसरे पक्ष के पास वे अवैध लेन देन है। वो नहीं जानती कि दूसरे पक्ष ने सामान और लोगों को कहाँ रखा है। अब वो जो कर सकती है वह है उन्हें घूरना और उन सामानों का स्थान जानने के लिए उनका अनुसरण करना। जब हुआंग फैंग और बाई जियाओरो एक दूसरे को देख रहे थे तो नीचे टोंग कियानजुन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे कई बार पीने के लिए राजी किया। हालांकि ये स्पष्ट है कि वो शराब पीने से सावधान था। टोंग कियानजुन को पता था कि अगर वो इसी तरह चलता रहा तो उसके मामले उजागर हो जाएंगे। इसलिए उसने गुप्त रूप से बाहर के अंगरक्षकों को एक संदेश भेजा, उन्हें अंदर आने के लिए तैयार होने दे। वो पहले ही एक चाल चल चुका है। स्वाभाविक रूप से रुकने का कोई रास्ता नहीं है। वो शराब से एक दूसरे को नहीं मार सकता, वो केवल हत्या करना ही चुन सकता है। और ज्यादा देर नहीं हुई जब टोंग कियानजुन ने बाहर अंगरक्षक को सूचित किया कि शराब का प्रभाव आखिरकार सक्रिय हो गया है। दवा लेने और हमले के बीच का अंतराल भी एक समय की अवधि थी। हालांकि एक बार हमला होने के बाद प्रभाव बहुत प्रभावशाली था। पलक झपकते ही उस मेज पर मौजूद सभी लोगों ने खून उगल दिया और मर गए। इस समय कावाशिमा बस वापस लड़ रही थी। बस आने का समय आ गया है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 326 चेहरा मोड़ना। कावाशिमा ने टोंग कियानजुन को मूर्खतापूर्ण ढंग से देखा। हालांकि उन्हें लगा था कि टोंग कियानजुन आज सामान्य नहीं थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि टोंग कियानजुन उन पर हमला करेंगे। यहाँ तक कि जब उसने अपने माथातों को एक एक करके गिरते देखा तो ऐसा लगा कि वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका। हालांकि लड़का कियानजुन भी मन में तैयार था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस समय उन पे का असर होगा, जिससे वो थोड़ा स्तब्ध हो गया। उसे कावाशिमा का आभास हुआ और उसके दिल में ज्यादा अपराधबोध महसूस नहीं हुआ। हालांकि उन वर्षों में उन्होंने खुद की मदद की, उन्होंने उनके लिए बहुत पैसा भी कमाया। हालांकि मेरा दिल उनसे असंतुष्ट रहा है। हालांकि वो धैर्यवान रहे हैं। इस बार अगर दूसरे पक्ष ने उसकी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा तो वो अब दूसरे पक्ष को हाथ नहीं देगा। कम से कम उसे इसकी अधिक सुरक्षित व्यवस्था करनी चाहिए। खुद को दोष दो, तुम बहुत ज्यादा हो, टोंग कियानजुन ने मन ही मन सोचा। और नीचे के बदलावों ने ऊपर के दो लोगों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लोगों के दो समूह जो पहले खुश थे, अचानक ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्या आपके लोगों ने ऐसा किया? हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा। हालांकि भले ही उनकी आवाज थोड़ी तेज थी, लेकिन नीचे के लोगों को जाहिर तौर पर उनकी परवाह नहीं थी। नहीं, बाई जियाओरो ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया और कहा, अगर उनके लोग आते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए, इसलिए जाहिर तौर पर नहीं। कियानजुन, क्या आपको मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए? हालांकि कावाशिमा पहले से ही गुस्से से काम रहा था। उसने तुरंत शुरुआत नहीं की, क्योंकि हालांकि उसे संदेह था कि यह टोंग कियानजुन था, लेकिन वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सका। इसके अलावा वो नहीं जानता था कि दूसरे पक्ष के पास कोई बैकहैंड था या नहीं, इसलिए उसने जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस समय ये स्पष्ट है कि टोंग कियानजुन छिपना जारी रखने के लिए तैयार नहीं है। आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया।
मैंने पहले ही कहा है कि इस समय पहले सामान वितरित न करें, तुम्हें नहीं सुनना चाहिए। तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, मैं मरने का इंतजार नहीं कर सकता। टोंग कियानजुन भी टालमटोल कर रहा है, उनके अंगरक्षक इधर उधर भाग रहे हैं, वे जल्द ही आएंगे। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? प्रभु आपको जाने नहीं देंगे, कवाशिमा ने कहा। इस समय वो पूरी तरह से आश्वस्त था। फिर उसने चारों ओर देखा। हालांकि उसने अपने दिल में संदेह के कारण शराब नहीं पी, लेकिन मेज पर मौजूद अन्य लोगों ने शराब पी। इस समय एक कालखंड था, ये जल्द ही होने वाला था। कहने का तात्पर्य यह है कि वो अकेला बचा था। ये सोचकर कावाशिमा ने और देरी करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने एक हाथ से एक दूसरे के लिए ताली बजाई। टोंग कियानजुन एक दूसरे से बचाव कर रहे थे। जब उसने उसकी हरकत देखी तो वो उसके बगल में छिप गया। हालांकि दो लोग जो पहले वेटर के रूप में काम कर चुके थे उनके पास आए। इन सभी लोगों को टोंग कियानजुन द्वारा अंगरक्षक के रूप में काम करने के लिए भर्ती किया गया है। उन्हें उन अंगरक्षकों की ताकत का स्पष्ट अंदाजा है। जाहिर तौर पर अपनी सारी सुरक्षा उन अंगरक्षकों को सौंपना अच्छा नहीं है। हालांकि इन दो लोगों से उसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वे कावाशिमा का हाथ भी नहीं पकड़ सके और वे दोनों उड़ गए। वे दो लोग सामान्य लोगों में अच्छे हैं। हालांकि ये स्पष्ट है कि वे कावाशिमा के विरोधी नहीं हैं। आंतरिक शक्ति होने और आंतरिक शक्ति न होने के बीच यही अंतर है। भले ही उन्हें शीर्ष पर प्रशिक्षित किया गया हो, उनकी ताकत है सीमित। जिन लोगों को जहर दिया गया है उनमें से कुछ के पास आंतरिक शक्ति होगी, इसलिए उन्हें जहर देना बहुत गलत है। बाई जियाओरो ने ऊपर हुआंग फैन से कहा। हुआंग फैन ने सिर हिलाया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि आंतरिक शक्ति सीखने में वो कितने भाग्यशाली थे। बेशक वो भाग्यशाली था कि उसके पास भंडारण बॉक्स था। क्या आंतरिक बल शरीर से जहर को बाहर नहीं निकाल सकता? हुआंग फैंग ने उत्सुकता से पूछा। इससे पहले वो शरीर में शराब से छुटकारा पाने में सक्षम था। सिद्धांत रूप में वो जहर से छुटकारा भी पा सकता था। आपने कहा कि वे टीवी और फिल्मों में हैं। वास्तव में जब तक आंतरिक शक्ति विशेष रूप से नर्म न हो, ये बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। कम से कम मैं तो नहीं कर सकता। बाई जियाओरो ने अपना सिर हिलाया और कहा, और क्या? लड़के कियानजुन का जहर बहुत मजबूत है। जहर से मृत्यु तक केवल कुछ ही समय है। यहाँ तक कि समृद्ध आंतरिक शक्ति वाले लोग भी समय पर जहर का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि हालांकि उनकी आंतरिक शक्ति बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये शरीर से शराब को बाहर निकाल सकती है, जो उनकी आंतरिक शक्ति के कुछ विशेष कारण हो सकते हैं। चूंकि आपने बेशर्मी से संगठन के साथ विश्वासघात किया है, आपको इस समय कावाशिमा को मर जाना चाहिए, टोंग कियानजुन ने जानलेवा नजर से देखते हुए कहा। टोंग कियानजुन भी दहशत से भरा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कावाशिमा की क्षमता इतनी मजबूत होगी। आमतौर पर अगर कुछ था भी तो उसके मातहत। उसने सोचा कि भले ही कावाशिमा शक्तिशाली था, लेकिन यह उसके अधीनस्थों से ज्यादा बेहतर नहीं था। लेकिन अब वो एक गलती करना चाहता था। ये गलती उसकी जान ले सकती है। जब टोंग कियानजुन घबरा गया और कावाशिमा बाहर निकलने वाला था, विला का दरवाजा फिर से खोला गया और काले अंगरक्षकों का एक समूह अंदर आया। टोंग कियानजुन उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। चलो मेरे लिए उसे मार डालो। अचानक कई अंगरक्षकों ने अपनी बंदूकें निकाल ली और कावाशिमा पर निशाना साधा। उसके सभी लोगों को जहर दे दिया गया और वे मर गए। अलविदा अलविदा। बंदूकों की आवाजें बजती रहीं और ऊपर बाई जियाओरो का चेहरा बदसूरत था। बालक कियानजुन के पास इतनी सारी बंदूकें थीं, जो उसके लिए काफी थी। हो सकता है सामान्य दिनों में उनके पास इतनी सारी बंदूकें हो। अगर वह अपने रिश्ते के बारे में झांसा दे सकता है, तो जब ऊपर के लोग उसे बड़ी मुसीबत में डालना चाहेंगे तो यह एक बड़ा अपराध होगा। इस समय कावाशिमा अब बच्चे कियानजुन को मारने को तैयार नहीं है। उसका शरीर लगातार इधर उधर घूम रहा है और गोलियों से बच रहा है। कावाशिमा द्वारा दिखाई गई ताकत हुआंग फैंग के लिए भी आंखें खोलने वाली है। ये पता चलता है कि उसकी आंतरिक शक्ति मजबूत होने के बाद वो वास्तव में गोलियों से बच सकता है। बेशक इसका आधार एक अच्छी शारीरिक पद्धति का अभ्यास करना है। हुआंग फैंग अब केवल एक मुट्ठी का उपयोग कर सकता है, इसलिए भले ही उसके पास मजबूत आंतरिक शक्ति हो, वो इन गोलियों से बच नहीं सकता है। अलविदा अलविदा। हॉल में मौजूद चीजें लगातार क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। इस समय ये स्पष्ट है कि टोंग कियानजुन का इन चीजों की परवाह करने का कोई इरादा नहीं है। वो केवल कावाशिमा को मारने की आशा रखता है। यदि दूसरा पक्ष भाग जाता है तो उसे अपने पीछे संगठन के पागल प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। ये सफलता असफल होने के लिए पर्याप्त नहीं है। टोंग कियानजुन ने अपने दिल में डांटा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपने बेटे टोंग जियान को डांटा। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो कावाशिमा ने अब तक वे पेप पी लिए होते, इसलिए कोई और परेशानी नहीं होती। टोंग कियानजुन की कल्पना के समय एक टेबल का पैर उड़कर उसके पास आया, उसके सिर पर लगा और तुरंत उसकी नाक से खून बहने लगा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 327 एक जार में कछुआ। टोंग कियानजुन ने अपनी नाक ढक ली और लगातार कई कदम पीछे हट गए। उसकी नाक से खून उसकी उंगलियों तक बहता है, वह इसे रोक नहीं सकता। स्काउट्स को उम्मीद नहीं थी कि इस समय कावाशिमा वापस लड़ सकता है और खुद को चोट पहुंचा सकता है। आगे बढ़ो और उसे मार डालो। टोंग कियानजुन दहाड़ा। नीचे गोलाबारी अधिक भीषण है। कावाशिमा की ताकत अच्छी है और उनकी शारीरिक पद्धति अच्छी है। हालांकि गोलियों के इतने घने जंगल में उन्हें गोली मार दी गई। सौभाग्य से चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, इसलिए कावाशिमा चकमा देकर पीछे हट गया और उसके पीछे हटने का रास्ता दूसरी मंजिल तक था। हुआंग फैंग और बाई जियाओरो ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कावाशिमा गलती से उन लोगों का नेतृत्व कर देगी। सौभाग्य से दूसरी मंजिल पर कई कमरे थे। हुआंग फैंग और बाई जियाओरो स्वाभाविक रूप से अपने हितों का लाभ उठाने के लिए अंत तक इंतजार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छिपने के लिए एक कमरा ढूंढा और इंतजार करने लगे। दोनों पक्षों ने लड़ाई जीत ली और फिर वे बाहर चले गए। यह महज एक संयोग है कि उनके एक कमरे में प्रवेश करने के कुछ देर बाद ही कमरे का दरवाजा दोबारा खुल गया। हुआंग फैंग और उनकी पत्नी स्तब्ध रह गए। दूसरी मंजिल पर 10 से अधिक कमरे थे। उन्होंने यादृच्छिक रूप से एक कमरा चुना। अप्रत्याशित रूप से कावाशिमा उसी कमरे को लेकर इतनी उत्सुक थी जिसे उन्होंने चुना था। हाँ, ये कावाशिमा है जो अंदर आया था।
इस समय उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, उसका शरीर खून से भरा हुआ है और उसे नहीं पता कि कितनी चोटें हैं। बेशक उसके नतीजे भी अच्छे हैं, कम से कम 3 लोग मारे गए हैं। इतने सारे लोगों के घेरे में वो 3 को मार सकता है या बच्चों की 1000 सेना को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये सचमुच आसान नहीं है। जब उसने हुआंग फेंग और उसकी पत्नी को देखा तो वो चौंक गया। हालांकि ये समय बहुत कम था। उसके बाद उसने पहले ही उन्हें हुआंग फेंग की दिशा में मार डाला था। इस मामले में जब पीछे पीछा करने वाले और आगे बाधाएं हो तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से हुआंग फेंग और उनकी पत्नी को चुना, जो संख्या में अपेक्षाकृत कम है। बाई जियाओरो कल यहाँ आई थी, हालांकि वो बाहर सुन रही थी। इसके बाद कावाशिमा के स्टाफ को वो मिली और फिर वो भाग गई। वो कावाशिमा से नहीं मिली थी, इसलिए कावाशिमा उसे नहीं जानती थी। हुआंग फेंग और उनकी पत्नी भी असहाय थे। वे अंत तक छिपना चाहते थे, लेकिन अब वे नहीं छिप सकते। जब हवा चलती है, हुआंग फेंग की आंखें स्थिर हो जाती हैं और वो अपनी मुट्ठी बंद करके ऊपर चला जाता है। वो पहले ही एक चाल चल चुका है और दूसरे पक्ष के साथ सही है। मूल रूप से कावाशिमा ने इस कमरे में 2 लोगों को देखा और सोचा कि वे भी टोंकियांजुन के लोग थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि टोंकियांजुन के लोग किस तरह की ताकत वाले थे। उसने अभी सीखा था। ये कहा जा सकता है कि यदि उसके पास बंदूक न होती तो वो दर्जनों लोगों से लड़ सकता था। इसलिए ये देखकर कि हुआंग फेंग और उनकी पत्नी नंगे हाथ थे, कावाशिमा ने उन पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा उन्हें चोटें भी आए, इसलिए इस मुट्ठी ने उसकी सबसे मजबूत ताकत को पूरा मौका नहीं दिया। हुआंग फेंग लंबे समय से तैयार है और सिचुआन द्वीप की शक्ति को जानते हैं, इसलिए इस मुट्ठी में उसका कोई बायां हाथ नहीं है और वो पूरी तरह से अपनी ताकत है। इसलिए दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के बाद वे एक ही समय में कुछ कदम पीछे हट गए, लेकिन वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। हुआंग फेंग का दिल साफ था। यदि ये दूसरे पक्ष की चोट के लिए नहीं था और यदि कुछ लापरवाही थी तो वो निश्चित रूप से दूसरे पक्ष का कौशल नहीं था। और कावाशिमा और भी अधिक आश्चर्यचकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने वाले विनम्र छोटे आदमी में भी उतनी ही ताकत होगी। हालांकि वो घायल हो गया था और दुश्मन से घृणा करता था, फिर भी हुआंग फेंग की ताकत ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि उनका आश्चर्य अधिक समय तक नहीं रहा और बाई जियाओरो का आक्रमण आ गया। हुआंग फेंग और कावाशिमा लड़ते हैं और बाई जियाओरो स्वाभाविक रूप से खड़े नहीं होंगे, इसलिए जब हुआंग फेंग ने गोली चलाई तो वह भी हिल गई। हालांकि हुआंग फेंग मोर्चे पर चली और उसने पक्ष चुना। बाई जियाओरो के हमले के सामने कावाशिमा के पास केवल रक्षात्मक कार्रवाई करने का समय था। दोनों पक्ष अपने सामने खड़े हो गए और बाई जियाओरो को पकड़ लिया। आप कौन है? कावाशिमा ने उदास होकर कहा। शायद वो लंबे समय से चीन में है। उसके पास उच्च स्तर की चीनी भाषा है, जिससे ये देखना असंभव हो जाता है कि वो विदेशी है। आओ और अपने आदमी को ले आओ। सफेद जूडो। वे कावाशिमा और टोंकियांजुन की जीत के बाद प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन अब जब वे दूसरे पक्ष द्वारा पाए गए हैं तो उनके पास कावाशिमा को जाने देने का कोई कारण नहीं है। जहां तक टोंकियांजुन का सवाल है, इसे भी पकड़ा जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मानवों की तस्करी और बिक्री करता है या नहीं, क्योंकि उसने आज रात इतने सारे लोगों को जहर दिया है। उसे 10 बार और 8 बार गोली मारी गई है। बाई जियाओरो और हुआंग फेंग इस बार अपनी पहल पर कावाशिमा पहुंचे। जब उन्होंने सहयोग करना शुरू किया तो वे थोड़े अजीब थे और अक्सर एक दूसरे के हमलों को रोकते थे। हालांकि कुछ कदमों के बाद वे बहुत अच्छा सहयोग करने में सक्षम हुए हैं। ये कहना होगा कि इस संबंध में वे अभी भी पूर्व निर्धारित हैं। लेकिन कावाशिमा और अधिक भयभीत होती जा रही है। यदि वो घायल नहीं है तो उनमें से किसी से भी निपटने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि एक ही समय में दोनों से निपटना कठिन होगा, खासकर जब दूसरा पक्ष अधिक से अधिक कुशल हो। अब वो घायल है, यह उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। परिणामस्वरूप कावाशिमा पर चोटें अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही हैं। हालांकि जल्द ही बाहर शोर होने लगता है। टोंकियांजुन के अंगरक्षक आ गए हैं। हुआंग फेंग और कावाशिमा सभी आराम से हैं, क्योंकि चाहे वे कोई भी हो, वे टोंकियांजुन के दुश्मन हैं। टोंकियांजुन कभी बुरा नहीं मानेगा और उन्हें मार डालेगा। हुआंग फेंग जानता है कि कावाशिमा भी अंगरक्षकों की गोलीबारी से पूरी तरह बच नहीं सकता है, जो उसे और भी बदतर बना देता है। बाई जियाओरो को भी यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें और हुआंग फेंग को ऐसे कमरे में रोका जाएगा जहां ज्यादा आश्रय या यहाँ तक की खिड़कियां भी नहीं है। वह भी चिंतित है। छाती। कई अंगरक्षक दरवाजे पर आ गए हैं। कमरे में कई लोगों को लड़ते हुए देखकर वे बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला देते हैं और गोलियां तुरंत चारों ओर उड़ जाती हैं। हुआंग फेंग और बाई जियाओरो इस समय कावाशिमा की परवाह नहीं कर सकते। वे जल्दी से बिस्तर के दूसरी ओर उड़ जाते हैं। यह एकमात्र चीज है जिसे इस कमरे में कवर किया जा सकता है। हालांकि अन्य निकासों के बिना वे अब कलश में कछुए हैं। उनके मरने से पहले भी कुछ समय की बात है। और हुआंग फेंग और मैं कावाशिमा में भाग्यशाली नहीं है। जब वो नीचे था तो उसे गोली मारकर घायल कर दिया गया। फिर वह आया और थोड़ी देर के लिए हुआंग फेंग के साथ उसका झगड़ा हुआ। उनके शरीर पर लगी चोट काफी बढ़ गई है। आंदोलन पहले की तरह सहज नहीं है। जब दूसरे पक्ष ने गोली चलाई तो उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी, इसलिए उसे कई गोलियां लगी। 328। मैं मजबूर हूं कावाशिमा को अपने से बहुत दूर नहीं देखते हुए। हुआंग फेंग को अब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने का ज्यादा मूड नहीं है, क्योंकि टोंकियांजुन के अंगरक्षक अभी भी शूटिंग कर रहे हैं। उसके बारे में क्या ख्याल है? मर गया। स्काउट्स की आवाज बाहर से आई। एक मर गया, 2 और, एक अंगरक्षक ने उत्तर दिया। 2 अधिक। ये स्पष्ट है कि टोंकियांजुन ने पहले हुआंग फेंग और हुआंग फेंग को नहीं देखा था। हाँ, तो आगे बढ़ो और मेरे लिए उन सभी को मार डालो। टोंकियांजुन ने कहा कि उन्हें लगा कि उनके मुंह में 2 अंगरक्षक थे। वे सभी कावाशिमा से थे। परिणामस्वरूप गोलियां अधिक सघन हो गई हैं और बिस्तर पर बिछावन टूट गया है। अगर वे ऐसे ही चलते रहे तो वे भाग नहीं सकते। बाई जियाओरो ने अपनी बंदूक निकाल ली और एक दूसरे पर गोली चला दी। हालांकि एक दूसरे की ताकतवर मारक क्षमता के सामने इसका ज्यादा असर होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि उन्हें भी 3 गोली लगी है, उन्हें भी गोली लगी है। मूल रूप से चोट पूरी तरह से ठीक नहीं थी। अब तो और भी बुरा हाल है। हो सकता है इस बार इससे तुम्हें कष्ट हुआ हो।
बाई जियाओरो ने अपने चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ हुआंग फैंग से कहा, यहाँ केवल एक ही निकास है जिसे दूसरे पक्ष ने अवरुद्ध कर दिया है। बाई जियाओरो को नहीं लगता कि वो जल्दी से बाहर निकल सकती है, नहीं हुआंग फैंग ऐसा कर सकती है। वो मौत से नहीं डरती थी। जिस दिन से वो संगठन से जुड़ी उसी दिन से उनमें ऐसी चेतना आ गई। हालांकि हुआंग फैंग वैसा नहीं था। हालांकि वो उसे संगठन में खींचना चाहती थी। आखिरकार दूसरी पार्टी शामिल नहीं हुई थी, इसलिए वो संगठन का व्यक्ति नहीं था, बस एक सामान्य व्यक्ति था। अगर वो इस तरह मर गई तो उसे अन्याय महसूस होगा। हुआंग फैंग के लिए कुछ भी कहना कठिन है। मूल रूप से आज उसका अपना आगमन है, न कि बाई जियाओरो उसे खींच रही है। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो केवल खुद को दोषी ठहरा सकता है, दूसरे पक्ष को नहीं। हालांकि हुआंग फैंग बाई जियाओरो की तरह निराशावादी नहीं है। यदि उसे बाई जियाओरो के सामने उजागर होने का डर नहीं होता तो वो लंबे समय तक जादू और स्टोरेज बॉक्स में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करता। हालांकि वो अब इतनी परवाह नहीं कर सकता। अब उसकी जान की हिफाजत करना जरूरी है। जहां तक बात है कि बाई जियाओरो बाद में खुद पर कैसे संदेह करती है, ये सब भविष्य की बात है। सबसे पहले उसकी जान बचाएं। बाहर निकलने के लिए तैयार, हुआंग फैंग ने कहा कि उन्होंने अपने स्टोरेज बॉक्स से ग्रेनेड निकाला। ग्रेनेड भी उसने ही स्टोरेज बॉक्स के जरिए हासिल किया था। प्रमाण पत्र के रूप में प्रसारित होने के बाद यह एक साधारण ग्रेनेड है और इसमें अब ट्रांसमिशन का कार्य नहीं है, इसलिए भले ही हुआंग फैंग ने इसका इस्तेमाल किया, उन्हें दया नहीं आएगी। बाई जियाओरो ने अभी भी शुरुआत में सोचा हुआंग फैंग कैसे बाहर निकल सकता है, लेकिन जब उसने हुआंग फैंग को देखा तो उसे नहीं पता था कि काली चीज कहां से निकालनी है। फिर उसने एक रिंग बक्कल खींचा और उसके हाथ में मौजूद चीज को बाहर फेंक दिया। फेंकने की दिशा सिर्फ दरवाजा था। बूम, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। मूल रूप से अंगरक्षक दरवाजे के पास एकत्र हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग के पास हथगोले जैसे घातक हथियार होंगे, इसलिए उन्हें खतरे का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और वे तितर बितर नहीं हुए। इस तरह हथगोले की शक्ति अधिकतम हो गई। अचानक हुए बदलाव से बाई जियाओरो स्पष्ट रूप से चौंक गई और उसने चकित होकर हुआंग फैंग को देखा। क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो, हुआंग फैंग चिल्लाया और बाहर निकल गया। बाई जियाओरो तुरंत प्रतिक्रिया देती है। अब ये वास्तव में एक अवसर है, इसलिए वो बाहर भागती है और उसके सामने का दृश्य देखकर चौंक जाती है। दरवाजे के पास कोई नहीं खड़ा है। बेशक हुआंग फैंग को छोड़कर कई लोग जमीन पर पड़े हुए हैं, यहाँ तक कि उनमें से कुछ के हाथ और पैर भी टूट गए हैं। दरवाजा भी उड़ गया है और हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। बेशक वे चिल्ला सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से भाग्यशाली है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब चिल्ला नहीं सकते क्योंकि वे मर चुके हैं। इन चिल्लाते हुए लोगों के बीच हुआंग फैंग और बाई जियाओरो को टोंग कियानजुन का स्थान भी मिला। वो बदकिस्मत था, वो नीचे जाकर इस खतरनाक जगह को छोड़ने वाला था। हालांकि वो अभी भी एक कदम धीमा था। ग्रेनेड के विस्फोट से निकले मलबे से वो घायल हो गए। हालांकि वो भाग्यशाली भी है क्योंकि वो सबसे दूर है, इसलिए चोट सबसे हल्की है। हालांकि उसके शरीर पर कई खून के धब्बे हैं। ऐसा लगता है कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हुआंग फैंग ने घायलों और लाशों को देखा और कहा, ठीक है, मेरा इरादा लोगों को मारना नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था। हुआंग फैंग अभी भी एक साधारण व्यक्ति है। बाई जियाओरो के संगठन में शामिल हुए बिना उसे लोगों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी नजर में उन्हें इसका इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। अब वो एक अच्छी चीज है। हुआंग फैंग को वास्तव में डर है कि बाई जियाओरो इसे खुद को पकड़ने के बहाने के रूप में लेगी। हो सकता है कि दूसरा पक्ष वास्तव में उसे जेल न जाने दे, लेकिन यह उसे ये पूछने के लिए मजबूर कर सकता है कि उसने अभी क्या किया। गिना नहीं गया। सौभाग्य से बाई जियाओरो उसे पकड़ना नहीं चाहती थी। बाद में उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे अंदर बहुत सारे रहस्य हैं। ये देखकर कि हुआंग फैंग बोलना चाहती थी, उसने कहा, मुझे पता है, यह एक छिपा हुआ हथियार है। उसके बाद उसने हुआंग फैंग को गहरे अर्थ से देखा। जाहिर है, पिछली बार हुआंग फैंग ने कहा था कि पवन ब्लेड एक छिपा हुआ हथियार था, उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। हुआंग फैंग ने कंधे उचकाए और जो वो कहने वाला था उसका गला भराया। जाहिर है, दूसरे पक्ष के दिल में कुछ संख्याएं हैं। बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं है। सौभाग्य से दूसरा पक्ष अब उस पर दबाव नहीं डालना चाहता। आप कौन हैं? इस समय जमीन पर लेटे हुए टोंग कियानजुन ने हुआंग फैंग की ओर देखा और कहा। हालांकि कावाशिमा के लोग चीनी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन वे हमेशा खराब बोलते हैं। हुआंग फैंग और बाई जियाओरो दोनों प्रामाणिक चीनी भाषा बोलते हैं, इसलिए टोंग कियानजुन को पता है कि हुआंग फैंग और कावाशिमा एक साथ नहीं है, जिससे उसे फिर से जीवित रहने में बहुत परेशानी होती है। यदि हुआंग फैंग और बाई जियाओरो कावाशिमा से हैं, तो वे आज समाप्त हो जाएंगे। वो जो तुम्हें पकड़ता है, बाई जियाओरो ने एक बार फिर लड़के कियानजुन से कहा कि उसने कावाशिमा को बताया था कि वो आज यहाँ ये देखने आई है कि क्या कोई सुराग है, क्या वो सामान और बेचे गए लोगों को पता लगा सकती है, और उसने उन्हें कहाँ छिपाया है। उसे ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि योजना कभी भी तीव्र बदलावों को पूरा नहीं कर सकती। वे शुरू नहीं करना चाहते, लेकिन कावाशिमा अनजाने में लोगों को यहाँ ले आती है। उन्हें लगभग मार ही दिया जाता है और ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या आप कल की महिला हैं? बाई जियाओरो की बातें सुनकर टोंग कियानजुन का चेहरा बदल गया। फिर उसे वो कहानी याद आई जो कल रात उसके विला में सुनी गई थी। उसने तुरंत बाई जियाओरो के बारे में सोचा। आप चतुर हैं, बाई जियाओरो ने कहा। जैसे ही वो ऊपर गई, उसने दूसरी तरफ के कपड़े उतार दिए और फिर दूसरी तरफ से उसे बांध दिया। हुआंग फैंग ने उन सभी बंदूकों को उठा लिया जो उन लोगों ने खो दी थी। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 329 मुझसे एक शर्त का वादा करो। बाई जियाओरो की पुष्टि सुनकर टोंग कियानजुन का चेहरा अचानक भूरा हो गया। यदि हुआंग फैंग और बाई जियाओरो अन्य लोग होते तो वह अपने प्रभाव से खुद को इस मामले से दूर भी कर सकते थे। हालांकि बाई जियाओरो उस संगठन का व्यक्ति था, इसलिए उसका पूरी तरह से बच पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि टोंग कियानजुन पूरी तरह से हताश नहीं है। उनके मन में हालांकि बाई जियाओरो कल आई थी, लेकिन उन्होंने बहुत उपयोगी बातें नहीं सुनी।
उसे अपनी ही तस्करी और मानव तस्करी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जहां तक नीचे के उन लोगों की बात है जिन्हें खुद जहर दिया गया था, वो उन्हें धक्का देकर अपने रसोइये या अन्य लोगों के पास भी पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो लोग मरे हैं वे अभी भी जापानी हैं और ये लोग कोई आम लोग नहीं है और ये गैरकानूनी काम भी करते हैं ताकि चीजों को आसान बनाया जा सके। बात सिर्फ इतनी है कि वो नहीं जानता कि बाई जियाओरो उसे काफी समय से घूर रही है और उसे उसकी तस्करी और मानव तस्करी के बारे में भी पता है, लेकिन अब वो नहीं जानता कि वे चीजें कहाँ हैं। पुलिस जल्द ही आ रही है। सहयोग से उनमें से कई ऐसे हैं जो हुआंग फैंग को जानते हैं। पिछली बार निर्देशक क्यू ने अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस का सहारा लिया था। उनमें से कई लोग उनसे मिले थे, इसलिए वे सभी जानते हैं कि हुआंग फैंग के क्यू मिंगशून के साथ अच्छे संबंध हैं। इसलिए आज जब वे हुआंग फैंग को देखते हैं तो उनका रवैया विनम्र होता है। हालांकि सतह पर वे चाहे कितने भी विनम्र क्यों न हो, उनका आंतरिक आघात छोटा नहीं है। पहली मंजिल पर हॉल में 10-20 से अधिक लोग लापता है। यहाँ दूसरी मंजिल पर ये और भी अधिक अतिरंजित है। इन लोगों की स्थिति तो और भी खराब है। ऐसा अनुमान है कि वे सभी विकलांग हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि घटनास्थल पर कोई विस्फोट हुआ है। हुआंग फैंग ने सोचा कि बाई जियाओरो कुछ परेशानी में होगी। आखिरकार यहाँ इतने सारे लोग मर गए, उसे निश्चित रूप से एक संदिग्ध के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। वो सोच रही थी कि क्या ऊपर जाकर पुलिस से बात करनी चाहिए। बाई जियाओरो के साथ ज्यादा कठोर मत बनो। आखिरकार वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से संबंधित है। हालांकि हुआंग फैंग को जल्द ही पता चला कि उसकी चिंता अनावश्यक थी। बाई जियाओरो ने प्रमुख पुलिस को अपना प्रमाण पत्र देखने के लिए दिया। उसके प्रति उनका रवैया तुरंत नाटकीय रूप से बदल गया। न केवल उन्होंने उसे दूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे प्रशंसा की दृष्टि से भी देखा। इससे हुआंग फैंग को थोड़ी जलन महसूस हुई। इस बार उन्होंने बहुत काम किया। क्यू मिंगशून के साथ उसके रिश्ते के कारण ही उसे प्रताड़ित नहीं किया गया था। हालांकि पुलिस स्टेशन अभी भी जाना था, लेकिन बाई जियाओरो को पुलिस स्टेशन जाने की भी जरूरत नहीं थी। उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप ईर्ष्यालु हैं? जब तक आप हमारे संगठन में शामिल होते हैं, आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। बाई जियाओरो एक बड़े भेड़िए की तरह है जो छोटे सफेद खरगोश को लुभाता है। इस शाम की घटना के बाद बाई जियाओरो हुआंग फैंग के बारे में अधिक उत्सुक थी। इसके अलावा जब दोनों ने हाथ मिलाया तो उन्होंने सहजता से सहयोग किया, जिससे वो बहुत उत्साहित हुई। ऐसे सहायक के साथ उसकी युद्ध प्रभावशीलता दोगुनी हो जाएगी। इसके अलावा हालांकि हुआंग फैंग ने अपने द्वारा फेंकी गई आखिरी चीज को नहीं देखा, लेकिन वो इसका सही अनुमान भी लगा सकता था। यह एक ग्रेनेड होना चाहिए। वो इसे अपने शरीर पर नहीं रखता। हुआंग फैंग ऐसे साधारण व्यक्ति के पास वास्तव में ये है। इसके अलावा उसे ये पहले नहीं मिला और उसने इसे कहाँ छिपाया। एक शब्द में हुआंग फैंग का शरीर बहुत सारे रहस्य उजागर करता है। आपके संगठन में शामिल होने के लिए आपके क्या दायित्व है? हुआंग फैंग ने थोड़े दिल से पूछा। वो प्रमाण पत्र, भले ही वो सामान्य समय में उसके लिए उपलब्ध न हो, बी लोड करने और लड़कियों का पीछा करने के लिए भी बहुत शक्तिशाली है। हालांकि वो ये भी जानते थे कि इस तरह के संगठन में शामिल होने पर न केवल अधिकार हो सकते हैं, बल्कि कोई दायित्व भी नहीं हो सकता है, बल्कि अधिकारों से भी अधिक दायित्व हो सकते हैं। दायित्व, बिल्कुल, बाई जियाओरो ने कहा, हमारा केवल एक ही दायित्व है, देश और विदेश में राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों और चीजों पर नकेल कसना। ये बिल्कुल सामान्य है, हुआंग फैंग ने कहा। क्या मुझे हर समय आपके संगठन के मुख्यालय में रहना होगा? जब कोई काम ना हो तो आप इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर सकते, बाई जियाओरो ने कहा। तो मैं अभी भी भाग नहीं लेना चाहता। क्या आपने मेरी जांच नहीं की? मेरी अपनी फैक्ट्री है और मैं अधिक पैसा कमाना चाहता हूँ और अपनी बहू से शादी करना चाहता हूँ। हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और उससे पूछा, हर समय मुख्यालय में रहें? वो ऐसा नहीं कर सका। क्या पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण देश की सेवा करना नहीं है? बाई जियाओरो ने बुरे चेहरे के साथ हुआंग फैंग से कहा। देश के लिए काम करने के बारे में मेरी कोई राय नहीं है। मैं भी एक देशभक्त हूँ, हालांकि इसका मेरी कमाई पर असर नहीं पड़ सकता। आखिरकार मैं हमेशा सबसे अमीर आदमी के रूप में खेलने का सपना देखता हूँ, हुआंग फैंग ने कहा। सबसे अमीर, उसके जैसा? बाई जियाओरो उस टोंकियानजुन सड़क पर तिरछी नजरें गड़ाए हुए है जिसे ले जाया जा रहा है। बेशक मैं उसके जितना हृदयहीन नहीं हूँ। इसके अलावा मैं पैसे कमाने और देश के लिए नौकरियां बढ़ाने के लिए कारखाने खोल सकता हूँ, जो देशभक्ति है ना? हुआंग फैंग ने कहा। बाई जियाओरो अवाक है और हुआंग फैंग ने जो कहा वो कोई समस्या नहीं है। आप सचमुच शामिल नहीं होना चाहते? बाई जियाओरो ने हार नहीं मानी। तुम्हें पता है, तुम कई रहस्य हैं। यदि तुम शामिल नहीं होगे तो मैं मुखिया को बता दूंगा, उसे तुम्हारे रहस्यों में दिलचस्पी होगी। बाई जियाओरो, हुआंग फैंग चिल्लाया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ क्रांतिकारी कॉमरेड हैं जो एक साथ लड़ रहे हैं। आप इस तरह का विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? क्या आपकी अंतरात्मा को ठेस नहीं पहुंचेगी? नहीं, बाई जियाओरो ने निर्णायक रूप से कहा। हुआंग फैंग थोड़ा निराश है। वो जानता है कि उसके शरीर में कई राज हैं। हालांकि आम लोग जांच करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। हालांकि यदि उसे हर समय घूरकर देखा जाता है तो वो निश्चित नहीं हो सकता कि वो सच्चाई प्रकट नहीं करेगा। यही कारण है कि वो पहले स्टोरेज बॉक्स में जादू या अन्य चीजों का उपयोग नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने उनका उपयोग किया। बाई जियाओरो, मैंने तुम्हें बचाया है। तुम अपनी दयालुता का बदला अपने प्रतिशोध से नहीं चुका सकते, हुआंग फैंग ने कहा। क्या आप इतने डरे हुए हैं कि आपका रहस्य पता चल जाएगा? बहुत बदसूरत, बाई जियाओरो ने कहा। कम से कम अब तक मैं बहुत से लोगों को यह नहीं बताना चाहता कि इससे मुझे बहुत परेशानी होगी, और मुझे परेशानी पसंद नहीं है, हुआंग फैंग ने कहा। बाई जियाओरो जानती है कि हुआंग फैंग सही है। यदि वो वास्तव में उसके मामलों की रिपोर्ट करती है तो निदेशक और ब्यूरो के कई लोगों को हुआंग फैंग में दिलचस्पी होगी। तब तक उनका सामान्य जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा रहस्य नहीं बताऊंगा। बाई जियाओरो ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि उसे हुआंग फैंग के रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। हालांकि उसने सोचा कि हुआंग फैंग एक बुरा व्यक्ति नहीं था और उन रहस्यों से सामाजिक स्थिरता प्रभावित नहीं होगी, इसलिए उसे उन्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी।
सचमुच बढ़िया, मैं तुम्हें रात के खाने पर खिलाऊंगा, हुआंग फैंग ने खुशी से कहा। पहले खुश रहने के बारे में चिंता मत करो, तुम मुझसे अपना रहस्य न बताने के लिए कह सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक शर्त का वादा करना होगा, बाई जियाओरो ने कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 330 में भूखा हूँ। क्या शर्तें हैं? हुआंग फैंग ने पूछा। हमारे साथ जुड़े, बाई जियाओरो ने कहा कि हुआंग फैंग को फिर से बोलना पड़ा। उन्होंने कहा, यह हमारा पूर्ण सदस्य नहीं है, बल्कि एक परिधीय सदस्य या एक विशेष सदस्य है। हुआंग फैंग जो कहने जा रहे थे उसका गला भराया और उन्होंने कहा, औपचारिक सदस्य से क्या फर्क पड़ता है? बेशक, परिधीय सदस्यों के लिए कोई भत्ता नहीं है, कोई आवास भत्ता नहीं है, कोई परिवहन भत्ता नहीं है, नहीं। रुको और रोको, आपका मतलब है परिधीय सदस्यों के लिए कोई भत्ता नहीं है? हुआंग फैंग ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। मेरे पास भंडारण बॉक्स होने के बाद मुझे पैसे कमाने की क्षमता या उन सब्सिडी की परवाह नहीं है। सब्सिडी की कमी के अलावा कोई आधिकारिक प्रतिष्ठान नहीं है, और एक बार जब आप वास्तव में लोगों को मार देते हैं तो जांच अधिक कठोर होती है, बाई जियाओरो ने जोड़ा। ये ठीक है, हुआंग फैंग ने कहा कि बाई जियाओरो के रहस्य को बनाए रखने के लिए उनके संगठन में शामिल होना संभव नहीं है जब तक कि इतने सारे प्रतिबंध न हो। बाई जियाओरो भी इससे संतुष्ट है। हालांकि हुआंग फैंग ने औपचारिक सदस्य बनने से इनकार कर दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने इसमें शामिल होने का वादा किया था। बेशक उसे अपने निदेशक को रिपोर्ट करना होगा, हालांकि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। परिधीय सदस्यों की भर्ती औपचारिक सदस्यों की तुलना में अधिक आरामदायक होती है। उसके बाद हुआंग फैंग पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन गए। उसके पास अभी तक वो प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए पुलिस स्टेशन अभी भी जाना होगा, बस हथकड़ी नहीं लगाई गई है। लेकिन बाई जियाओरो को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं थी। जाहिर तौर पर पुलिस की हिम्मत नहीं हुई और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का अधिकार नहीं था। हालांकि बाई जियाओरो ने उसके साथ जाने का फैसला किया, क्योंकि आज यह आम लोग नहीं है जिन्हें ले जाया जाता है, बल्कि बच्चों के 1000 स्काउट्स प्रांत के सबसे अमीर आदमी है। जब हुआंग फैंग और बाई जियाओरो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो हुआंग फैंग को भी समझ आया कि घटना वास्तव में जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक गंभीर थी। न केवल निर्देशक क्यू आ रहे थे, बल्कि उनके आसपास कुछ अन्य सरकारी विभाग भी थे। जाहिर है टोंग कियानजुन की गिरफ्तारी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और इतने सारे लोगों को आते देखकर टोंग कियानजुन और अधिक आश्वस्त हो गया है। हुआंग फैंग, तुम यहाँ कैसे हो? जब निर्देशक क्यू ने हुआंग फैंग को देखा तब भी वो बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग इस मामले में शामिल थे। ठीक है, मैं उसकी टीम में हूँ। हुआंग फैंग ने बाई जियाओरो की ओर इशारा किया और कहा कि जब वे सड़क पर थे तो उन्होंने चर्चा की थी। इस बार मैं टोंग कियानजुन के मामलों की जांच के लिए टीम लीडर के साथ शामिल होऊंगा। टीम के सदस्य, आप सुरक्षा गार्ड नहीं हैं? नहीं। क्या आपने अपना कारखाना नहीं खोला? वे फिर से क्यों है? जहां तक बाई जियाओरो की पहचान की बात है, निर्देशक क्यू स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि हुआंग फैंग भी उनके व्यक्ति हैं। निर्देशक क्यू, इसमें कुछ रहस्य शामिल है। फिलहाल उनका खुलासा करना सुविधाजनक नहीं है। मुझे आशा है कि आप उनकी पहचान को प्रचारित नहीं करेंगे। इस समय बाई जियाओरो हुआंग फैंग की मदद करने के लिए आगे आए। निर्देशक क्यू ने सिर हिलाया। हालांकि वो अभी भी भ्रमित था, क्योंकि बाई जियाओरो ने ऐसा कहा था। वो इसे और आगे नहीं बढ़ा सकता था। हुआंग फैंग को राहत मिली। यदि यह बाई जियाओरो के लिए नहीं होता तो वो समझा नहीं पाता वो इस मामले में कैसे शामिल हो सकता है। यदि वो उनके संगठन में शामिल होना चाहता तो यह अच्छी बात होगी। टोंग कियानजुन से पूछताछ जल्द ही की जाएगी। बाई जियाओरो ने यही मांगा था, क्योंकि टोंग कियानजुन न केवल तस्करी में शामिल है, बल्कि मानव तस्करी में भी शामिल है। हर मिनट की देरी से तस्करी के शिकार लोग और अधिक खतरनाक होंगे। हुआंग फैंग का संदेह दूर होने के बाद उन्हें बाई जियाओरो ने अपने परिवार के 2 कावाशिमा लोगों को टोंग कियानजुन और एक ही समय में 2 लोगों से पूछताछ करने के लिए लाने के लिए भेजा था। सबसे पहले टोंग कियानजुन अभी भी सोच रहा था कि अपनी जिम्मेदारी और संदेह से कैसे बचा जाए। पुलिस ने उससे कितनी भी पूछताछ की, उसने अपना मुंह नहीं खोला। हालांकि जब उसने हुआंग फैंग द्वारा लाए गए 2 लोगों को देखा तो उसका चेहरा अचानक बदल गया। ये दोनों लोग न केवल कावाशिमा के लोग हैं, बल्कि कावाशिमा के करीबी लोग भी हैं। अन्यथा कावाशिमा उन्हें निजी काम नहीं करने देगी। इसलिए ये दोनों लोग कावाशिमा के मामलों के बारे में स्पष्ट हैं, और यह भी जानते हैं कि वे जिन चीजों की तस्करी करते हैं और जिन लोगों को वे बेचने जा रहे हैं वे कहाँ हैं। और तो और जिन लोगों को वे बेचने की योजना बना रहे हैं उनमें से अधिकांश को कावाशिमा के आग्रह पर एक साथ इकट्ठा किया गया है, और जो 2 लोग मारे नहीं गए हैं और गिरफ्तार नहीं किए गए हैं वे जानते हैं कि वे लोग कहाँ हैं। इसलिए ये जानने के बाद कि दोनों व्यक्ति मरे नहीं थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, टोंग कियानजुन के दिल में आखिरी झटका दूर हो गया था। दोनों व्यक्तियों के कबूल करने से पहले ही वो अपने दिल टूटने के कारण पहले कदम का विरोध नहीं कर सका। बाई जियाओरो और हुआंग फैंग के लिए टोंग कियानजुन को बताना और कावाशिमा में 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार करना भी यही उद्देश्य है। वे विशिष्ट स्थिति नहीं जानते, उन्हें बस उम्मीद है कि इससे टोंग कियानजुन की मनोवैज्ञानिक रक्षा पंक्ति ढीली हो सकती है, लेकिन प्रभाव उम्मीद से बेहतर है। यदि यह सब स्रोत पर वापस जाता है तो यह स्वाभाविक है कि टोंग जियान का सिर दोषी है। यदि वो हुआंग फैंग को मारना नहीं चाहता था और कावाशिमा को इसे अंजाम देने के लिए किसी की व्यवस्था करने के लिए नहीं कहना चाहता था, तो ये दोनों लोग टोंग कियानजुन द्वारा जहर दिए जाने के भाग्य से नहीं बच पाएंगे। वो व्यक्ति जो पेट दर्द के कारण हुआंग फैंग के आवास पर नहीं गया था, उसे उसके अंगरक्षक ने गोली मार दी थी। तब टोंग कियानजुन को सेट पलटने की भी उम्मीद थी, लेकिन अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। बस इतना कहो कि बिना मरे नहीं मर सकते। स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग और बाई जियाओरो उतार चढ़ाव के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन इससे उनके अच्छे मूड पर कोई असर नहीं पड़ता है। हुआंग फैंग के दिल का एक बड़ा पत्थर आखिरकार हट गया और उसे राहत मिली। उसे हर समय टोंग जियान के लोगों द्वारा चाकू मारे जाने और मारे जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाई जियाओरो भी अच्छे मूड में है। उसने न केवल कुछ भी पूरा किया है और कई लोगों को बचाया है जिनकी तस्करी होने वाली है, बल्कि एक परिधीय सदस्य हुआंग फैंग को भी पाया है। स्वाभाविक रूप से वह भी काफी संतुष्ट है।
पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वे जाने के लिए तैयार थे। हुआंग फैंग घर जाने के लिए तैयार था, जबकि बाई जियाओरो रहने के लिए एक होटल ढूंढने के लिए तैयार था। वो कल सुबह राजधानी लौटेगा और हुआंग फैंग सहित रोंगमिंग को कार्य की रिपोर्ट करेगा। रात को मेरे साथ रहना कैसा रहेगा? हुआंग फैंग ने मजाक किया। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाई जियाओरो न चाहते हुए भी सहमत होंगी। हुआंग फैंग थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए। वो केवल मजाक कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बाई जियाओरो सहमत होगी। आप क्या कर रहे हैं? चलो चले। वैसे जब मैं कुछ खरीदारी करने के लिए वापस जाता हूं तो मुझे भूख लगती है। सामान खाने की बड़ी क्षमता वाली कुछ खूबसूरत महिला ने हुआंग फैंग को देखा और कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 331 विरोधाभासों का बढ़ना। नई दुनिया में पिछले झगड़े के बाद से कई संघ और व्यक्ति ईमानदार रहे हैं। पिछले झगड़े के कारण कई संघों को बहुत नुकसान हुआ। कई लोगों के मरने के बाद उनके उपकरणों में विस्फोट हो गया। उनमें से कुछ को दूसरों द्वारा उठाया गया था, लेकिन बहुत अधिक समय के कारण उनमें से अधिक को सिस्टम द्वारा ताज़ा कर दिया गया था। उन्हें कोई नहीं मिला। इस समय से बहुत सारे गिल्ड के सदस्य रहे हैं। सुधार की अवधि के बाद कई संघ भी धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं। हालांकि शहर के निर्माण आदेश के शावकों और चांदी के चंद्रमा सीरीज को फिर से चिल्लाते हुए देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि सतह पर कई संघों ने दो चीजों के लिए लड़ना छोड़ दिया है। वे गुप्त रूप से जांच कर रहे हैं कि दोनों चीजें कहां गई, विशेष रूप से लिंगजियाओ घाटी और पुनर्जन्म के लोग, जो सबसे अधिक सक्रिय है। क्योंकि ये दो संघ यह निर्धारित करने में सबसे अधिक सक्षम है कि ये दोनों चीजें मौजूद है और वे अधिग्रहण के सबसे करीब भी रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अन्य संघों की तुलना में समान जुनून साझा करते हैं। अन्य संघों में से कुछ को ये भी संदेह है कि क्या दोनों चीजें वास्तव में मौजूद है, अन्यथा वे इतने लंबे समय तक सामने क्यों नहीं आए। उन्हें लगता है कि यह लिंगजियाओ घाटी और पुनर्जन्म की फर्जी खबर है, इसलिए हालांकि वे भी जांच कर रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर वे दोनों संघों के प्रति उत्साहित नहीं है। राक्षसों और पुनर्जन्म के खिलाफ लड़ाई के बाद लिंगजियाओ हुआ और पुनर्जन्म अब एक दूसरे के साथ संघर्ष में है। यदि जंगल में उनका सामना राक्षसों से होता है तो उनके लड़ने की संभावना है। यदि दोनों संघों के उच्च स्तरीय लोगों ने खुद को नहीं रोका तो ये झड़पें और भी बड़ी होंगी। हालांकि दोनों गिल्डों के सदस्यों के मन में ये स्पष्ट है कि भविष्य में दोनों गिल्डों के बीच बड़े पैमाने पर गिल्ड युद्ध होगा, लेकिन यह अभी तक नहीं आया है। बकवास। कल रात पुनर्जन्म वाले कमीनों ने मुझ पर हमला किया जब मैं ठंडी हवा वाली पवित्र भूमि पर पेंटिंग कर रहा था। यह इस सप्ताह में दूसरी बार है। ये कमीने बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक घने जंगल में एक टीम में 10 से अधिक खिलाड़ी हैं जो एक विशाल चींटी को मार रहे हैं। ये चींटियां सामान्य चींटियों की तरह ही दिखती हैं, लेकिन ये उससे भी बड़ी होती हैं। वे 5 या 6 साल के हैं और वे बहुत आक्रामक हैं। हालांकि इन खिलाड़ियों का सहयोग बहुत मौन है। योद्धा और जादूगर के बीच विभिन्न कौशलों के उपयोग से चींटियों के पास कोई घातक क्षति पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन वे एक एक करके जनता के हथियारों के नीचे गिर जाती हैं। हालांकि फिर भी सभी लोगों के चेहरों पर बहुत अधिक खुशी वाली मुस्कान नहीं है, विशेषकर उनके जिन्होंने अभी अभी शिकायत की है, जो तुरंत अधिक घृणास्पद लगते हैं। ये सभी लोग लिंगजियाओ घाटी से हैं। लिंगजियाओ घाटी की ताकत पुनर्जन्म से कम है, इसलिए उनके गिल्ड अध्यक्ष लिंगजियाओ 9 दिन अधिक संयमित रहना चुनते हैं। टीम के साथियों को कुछ समय के लिए पुनर्जन्म वाले लोगों से लड़ने की कोशिश न करने दें, और जब वे उनसे मिले तो उनसे बचने की कोशिश करें। अब ताकत जमा करो और जब ताकत मजबूत हो तो बदला लेने के लिए वापस जाओ। इसलिए हालांकि लिंगजियाओ घाटी के लोग नाराज हैं, वे सभी जानते हैं कि उनका राष्ट्रपति सही है। अब वे इसे सहन नहीं कर सकते, जिससे उन्हें और अधिक नुकसान होगा। इसलिए जब वे अभ्यास करते हैं तो यथासंभव पुनर्जन्म से बचने का प्रयास करते हैं। हालांकि उन्होंने पुनर्जन्म से परहेज किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि पुनर्जन्म वाले लोग उन पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करेंगे। हालांकि पुनर्जन्म के अध्यक्ष को भी अपने सदस्यों से संयम बरतने और उन्नयन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है। आखिरकार उनके प्रतिस्पर्धी केवल लिंगजियाओ वैली के ही नहीं है, यहाँ तक कि लिंगजियाओ घाटी भी उनकी नजर में नहीं है और वो उन्हें बहुत महत्व देते हैं। यह अन्य बड़े संघों पर निर्भर करता है। यदि उनके संघ लिंगजियाओ घाटी जैसे संघों पर बहुत अधिक ऊर्जा बर्बाद करना चाहते हैं तो यह स्पष्ट रूप से उनके संघ के विकास के लिए हानिकारक है। हालांकि गिल्ड के अध्यक्ष ने इसके लिए कहा है, फिर भी पुनर्जन्म की ताकत अधिक मजबूत है। इसलिए जंगल में लिंगजियाओ घाटी में लोगों से मिलते समय गिल्ड के अधिकांश सदस्य उनसे बचने का विकल्प नहीं चुनेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ पीके तक जाएंगे। अक्सर वे उन पर छिपकर हमला कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि यदि लिंगजियाओ घाटी के लोग उन्हें ढूंढते हैं तो दूसरे शब्दों में वे सभी अपनी पहल पर चले गए हैं। इसलिए जो लोग लिंगजियाओ घाटी पर हमला करना चुनते हैं वे सभी छिपकर हमले कर रहे हैं। और जितना अधिक दूसरा पक्ष बचता है उतना अधिक पुनर्जन्म लेने वाले लोग प्रगति करने में सक्षम होते हैं। इसलिए इस अवधि के बाद से पुनर्जन्म वाले लोग लगातार लिंगजियाओ घाटी पर हमला कर रहे हैं, अधिक से अधिक बार और अधिक से अधिक अत्यधिक। पहले जब वे कभी कभार मिलते थे तो हमला कर देते थे, अब वे हमला करने के लिए लिंगजियाओ घाटी के लोगों को खोजने की पहल करने के लिए लगभग विकसित हो गए हैं। मुझ पर भी कल उन शापित लोगों ने हमला किया था। उस समय मैं और मेरे दोस्त डार्ट चला रहे थे और उन्होंने डार्ट लूट लिया। दूसरे ने कुछ नफरत से कहा, ये कमीने बहुत ज्यादा है। अगर राष्ट्रपति ने हमें नियंत्रित करने के लिए नहीं कहा होता तो मैं वास्तव में उन्हें सीधे उनके मुख्यालय में मारना चाहता हूँ। राष्ट्रपति हमारे लिए भी है। कौन हमारी ताकत को दूसरे पक्ष से कमतर बना सकता है? जब हमारा संघ मजबूत होता है तो राष्ट्रपति पुनर्जन्म के खिलाफ लड़ने वाले पहले व्यक्ति होने का वादा करता है। उसका दिल हमसे भी अधिक दमनकारी है। लोग तुरंत इसके बारे में बात करने लगे। इन लोगों पर कमोबेश पुनर्जन्म वाले लोगों द्वारा हमला किया गया है और उन्हें मार दिया गया है, इसलिए वे अपने दिलों में पुनर्जन्म से नफरत करते हैं। अब कुछ लोग एक एक करके शिकायत करना शुरू कर देते हैं। और उस आदमी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। लिंगजियाओ ज्यूटियन की पुनर्जन्म के प्रति घृणा किसी भी सदस्य से बिल्कुल कम नहीं है। आखिरकार पुनर्जन्म बॉस को उससे दूर ले जाता है और उसे लगातार मारता रहता है। उसके दिल में नफरत कैसे नहीं हो सकती?
इस समय जो चोर रास्ता तलाशने के लिए सामने गया था वो एक ऐसी खबर लेकर वापस आया जिसमें सभी को बहुत दिलचस्पी थी। क्या आपका मतलब यह है कि बॉस की भूमिका निभाने वाले आपके सामने पुनर्जन्म है? उनमें से एक की पुष्टि हुई। ठीक है, मैंने अभी देखा कि मैं एक स्पाइडर बॉस से लड़ रहा था। हालांकि यह बॉस शहर के निर्माण क्रम में विस्फोट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा और विस्फोटक चीजें बुरी नहीं होंगी। आपने कहा, क्या हम उसके बॉस को लूट लें? चोर ने कहा। हर किसी की आंखें चमक रही हैं, बस पुनर्जन्म वाले लोगों द्वारा उनके बदमाशी के अनुभव के बारे में बात कर रहे हैं और पुनर्जन्म वाले लोगों के प्रति उनकी नफरत बढ़ती जा रही है। अब उन्हें अचानक पता चलता है कि वे उनके सामने बॉस से लड़ रहे हैं, इसलिए हर किसी के दिमाग में स्वाभाविक रूप से सोचने का एक तरीका होता है। दूसरी तरफ कितने लोग हैं? कुछ लोग ये पूछने के लिए चिंतित हैं कि यदि दूसरे पक्ष की संख्या बहुत बड़ी है तो उसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसे ढूंढना आरामदायक नहीं है। वहां ज्यादा लोग नहीं हैं, केवल 1 दर्जन लोग हैं, चोर ने कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 332 वापसी। दूसरी तरफ 10 से ज्यादा लोग हैं। लिंगजियाओ घाटी के लोग इस समय बहुत खुश हैं। दोनों तरफ लोगों की संख्या लगभग बराबर है। हालांकि लिंगजियाओ घाटी के लोगों में ज्यादा डर नहीं है। हालांकि उन्हें हाल के समय में पुनर्जन्म वाले लोगों द्वारा पीटा गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी ताकत दूसरे पक्ष से कमतर है। ये सिर्फ इतना है कि दूसरे पक्ष का पैमाना बड़ा है, अधिक विशेषज्ञ है और मध्य और निचले स्तर बेहतर है। एकल और एकल सदस्यों के बीच ताकत का अंतर बड़ा नहीं है और वे हमेशा इस अवधि में मारे जाते हैं। एक तो इसलिए कि उनके राष्ट्रपति ने उन्हें एक दूसरे के साथ संघर्ष न करने के लिए कहा था, दूसरा इसलिए क्योंकि उनमें से अधिकांश पर छिपकर हमला किया गया था। यदि लोगों की संख्या समान है और वे आमने सामने लड़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वे उनसे डरते हो। अकेले ही अब वे एक दूसरे पर हमला कर रहे हो। बस उनके पास एक और समस्या है। हमारे लिए छिपकर हमला करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या इससे हमारे दोनों संघों के बीच विरोधाभास गहरा हो जाएगा? कुछ लोग चिंतित हैं, अन्य लोग भी झिझक रहे हैं। यदि वे इससे नहीं डरते तो वे लंबे समय तक अन्य अवसरों पर एक दूसरे का सामना करते रहते, क्योंकि वे एक दूसरे के लोगों के साथ सकारात्मक संघर्ष नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए इसे सहन करना पड़ता है। लेकिन मैं उन्हें इस तरह बॉस से लड़ते हुए नहीं देखना चाहता, किसी ने कहा। हाँ, आप कैसे इच्छुक हो सकते हैं? भले ही आप इसे नहीं जानते हो, लेकिन अब जब आप इसे जानते हैं और दूसरे पक्ष की संख्या बहुत बड़ी नहीं है तो वे इतना त्याग कर देते हैं। वे निश्चित रूप से इच्छुक नहीं है। बकवास, मैंने इस तरह हार मान ली। मैं खुश नहीं हूँ। मैंने पहले बैठक छोड़ने का फैसला किया। जब ये खत्म हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा। वैसे भी वे लोग नहीं जानते कि मैं हमारे समाज से हूँ, ये सुझाव दिया गया था। वे निचले स्तर के संघों के साधारण सदस्य मात्र हैं। स्वाभाविक रूप से पुनर्जन्म वाले लोग उन्हें दिल से नहीं लेंगे। निचले स्तर पर बहुत सारे लोग हैं और पुनर्जन्म वाले लोग उन सभी को याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए यदि वे गिल से हट जाते हैं और उनके शरीर पर गिल के चिन्ह गायब हो जाते हैं तो उन पुनर्जन्म वाले लोगों को पता नहीं चलेगा कि वे लिंगजियाओ घाटी के लोग हैं। हालांकि गिल से हटना उनके लिए एक बड़ी क्षति है। सबसे पहले यह एक प्रश्न है कि क्या गिल से हटने के बाद उन्हें जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा पहले गिल्ड में शामिल होने के बाद, कार्य करने या गिल्ड द्वारा आयोजित गतिविधियों में भाग लेने के बाद वे योगदान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे गिल्ड में उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है और गिल्ड के बदले में हमें सभी प्रकार की सामग्रियों और उपकरणों के बारे में पता चल जाएगा। गोदाम में जब तक वे गिल्ड छोड़ देते हैं ये योगदान साफ कर दिए जाएंगे, भले ही उन्हें बाद में जोड़ा जा सके। ये योगदान बहाल नहीं किए जाएंगे, उनकी गणना केवल शुरुआत से ही की जा सकती है। तो ये चीजें उनके लिए कोई छोटी मोटी हानि नहीं है। हालांकि सभी लोग नुकसान को जानते हैं। पहले व्यक्ति के प्रस्ताव के बाद अन्य सभी लोग उत्तराधिकार में शामिल हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि वे अपने दिलों में पुनर्जन्म वाले लोगों से कितनी नफरत करते हैं। भले ही उन्हें पता हो कि एक बड़ा नुकसान होगा, वे नहीं करेंगे, ऐसा करने में संकोच करें। मैं उनमें से एक हूँ। मैं लंबे समय से उन पर नजर रख रहा हूँ। इस बार मैं उनके साथ अच्छा काम करूंगा। हाँ, उन्हें मार डालो, हम नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। गिल्ड से हटना निश्चित है। हालांकि हमें पहले इस बारे में बात करने के लिए गिल्ड के एक मध्य स्तरीय यहाँ तक कि एक उच्च स्तरीय सदस्य को ढूंढना होगा। इस तरह जब ये खत्म हो जाएगा तो हम इसे वापस जोड़ सकते हैं। यह सही है, ये होना चाहिए। लोगों के मन में अभी भी लिंगजियाओ घाटी के प्रति गहरी भावनाएं हैं, अन्यथा वे नहीं करेंगे। वे जानते हैं कि इस समाज में पुनर्जन्म लेने वाले लोगों द्वारा उन्हें मार दिया जाएगा और उनके पास छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे इसमें शामिल हो सकते हैं। अब हर गिल्ड लोगों को प्राप्त करने के मामले में लापरवाह नहीं है, खासकर लिंगजियाओ घाटी में जिसका एक उचित पैमाना है। स्वाभाविक रूप से लोगों को प्राप्त करने की आवश्यकताएं अधिक है, इसलिए उन्हें डर है कि वे लोगों को आसानी से नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने संघ के एक बुजुर्ग को पाया और उसे यहाँ की चीजों और अपने निर्णयों के बारे में बताया। उन्हें उम्मीद थी कि काम पूरा होने के बाद वे गिल्ड में शामिल हो सकते हैं। लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि यह जानने के बाद बुजुर्ग ने न केवल उन्हें फिर से भर्ती करने का वादा किया, बल्कि उनका पिछला योगदान भी वापस कर दिया। इस आयोजन के बाद भी उन्हें अतिरिक्त अंशदान मिलेगा। इस खबर ने सभी को खुश कर दिया और उनके दिलों में कोई आखिरी चिंता नहीं थी। उनका उत्साह पहले से भी अधिक था। सभी को गिल्ड छोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर चोर के नेतृत्व में वे पुनर्जन्म वाले लोगों के पास गए। लगभग 5 मिनट तक चलने के बाद लोगों ने अंततः लड़ाई की आवाज सुनी, इसलिए वे धीमे हो गए और धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ गए। और अधिक प्रयास करो, यह मकड़ी सार काम नहीं करेगा। पुजारी, मुझ में खून जोड़ो। सैनिकों, रुको। पुनर्जन्म वाले लोग एक खिलाड़ी के आदेश के तहत मकड़ी की आत्मा पर विधिपूर्वक हमला करते हैं और मकड़ी की आत्मा के रक्त की मात्रा भी लगातार कम हो रही है। वास्तव में पुनर्जन्म वाले लोग आज विशेष रूप से इस बॉस से नहीं लड़ रहे हैं, अन्यथा वे ऐसे नहीं होते। आपको पता होना चाहिए कि हर बॉस की ताकत अश्लील नहीं होती। बेशक संबंधित भी अच्छी तरह से सुसज्जित हो सकते हैं। वे यहाँ राक्षसों के खिलाफ लड़ने और लिंगजियाओ घाटी के लोगों की तरह उन्नयन के लिए आए थे। उन्हें ये बॉस संयोगवश मिल गया। आमतौर पर वे मारने के लिए बॉस की तलाश में रहते हैं,
अब वे इसे सहयोग से मिलते हैं, वे इसे कैसे जाने दे सकते हैं? इसके अलावा लोगों को अपने कौशल पर बहुत भरोसा है और वे सहयोग में भी बहुत कुशल हैं। वे मकड़ी सार के खिलाफ लड़ने में भी सक्षम हैं। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के लोग मकड़ी सार के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। जब लिंगजियाओ घाटी के चोर उन्हें देखते हैं तो उनके पास मकड़ी के सार से लड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं होता है। क्या करें? दूसरी तरफ जो लोग लिंगजियाओ घाटी में लेटे हुए हैं, पुनर्जन्म देख रहे हैं, वे बॉस की भूमिका निभा रहे हैं और धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। यहाँ के पेड़ और घास फूस बहुत हरे भरे हैं, जो कई लोगों के शरीर के आकार को अच्छी तरह से अवरुद्ध कर सकते हैं। जब तक वे बहुत अधिक शोर नहीं करते, उन्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वे पुनर्जन्म वाले लोगों द्वारा पाए जाते हैं। पहले 1 मिनट रुकें, यह मकड़ी सार अभी तक शक्तिशाली नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सामने मकड़ी का सार सिर्फ साधारण जवाबी हमला कर रहा है। कभी कभी उपयोग करने के लिए कुछ छोटे कौशल होते हैं। हालांकि हमने कोई बड़ा कदम नहीं देखा है। जब तक ये बॉस है, बॉक्स के निचले हिस्से को दबाने के लिए एक बड़ा कदम है। जाहिर है, हमारे सामने मकड़ी सार को जल्दबाजी करने के लिए मजबूर नहीं किया गया है, इसलिए कोई बड़ा कदम नहीं है। हालांकि यदि आप इसे अभी नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हर समय नहीं करते हैं। वास्तव में जब तक आप कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, यह मकड़ी सार अपनी चाल बढ़ाएगा। उस समय भले ही पुनर्जन्म वाले लोग तैयार हो, उनकी ताकत पर्याप्त होगी और वे निश्चित रूप से हारेंगे। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 333 बॉस को लूटना। तो सभी ने सहमति में सिर हिलाया और देखते रहे। लिंगजियाओ घाटी के लोग जानते हैं कि बॉस के लिए अभी भी एक बड़ा कदम है और पुनर्जन्म वाले लोग इसे नहीं भूलेंगे। इसलिए वे लड़ते समय सावधान रहते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि इस बॉस की बड़ी चाल क्या है और इससे कितना नुकसान होगा। लिंगजियाओ घाटी और पुनर्जन्म लोगों दोनों के ध्यान में मकड़ी के सार की रक्त मात्रा लगातार कम हो गई है। इसके रक्त की मात्रा में जीवन का 1/3 हिस्सा बचा हुआ है। यह अचानक अपना सिर उठाता है, अपना मुंह खोलता है और एक सफेद रेशम का धागा उगलता है, जो तुरंत एक मकड़ी का जाल बनाता है और पुनर्जन्म वाले लोगों को उलझा देता है। जल्दी करो, अग्नि जादूगर, आग से जलाओ। सेनापति ने यह देखकर कि अधिक से अधिक रेशम के धागे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जोर से कहा। फायर मैज उपेक्षा करने और कौशल का शीघ्रता से उपयोग करने का साहस नहीं करता। उसके शरीर पर रेशम का धागा जल गया है। हालांकि बाकी लोगों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उनके हाथ और पैर रेशम के धागे से उलझे हुए हैं, उनके कार्य धीमे हो जाते हैं और कौशल का उपयोग करना कठिन हो जाता है। आग लगने पर वे केवल रेशम के धागे से निपटने में उनकी मदद कर सकते हैं। हालांकि उनमें से केवल 1 दर्जन है, जिनमें 5 या 6 जादूगर शामिल हैं। उनमें से केवल 2 अग्नि जादूगर हैं। उन पर लगे सभी रेशमी धागों को जलने में कुछ समय लगेगा और मकड़ी के सार की चाल स्पष्ट रूप से उससे भी अधिक है। जब ये लगातार मकड़ी के रेशम को बाहर निकालता है तो इसका पेट लगातार हिल रहा है और बढ़ रहा है। फिर बड़ी संख्या में छोटी मकड़ियां सीधे उसके पेट से निकलकर पुनर्जन्म की भीड़ की ओर भागती है। संख्या बहुत बड़ी है। हालांकि इन मकड़ियों की संख्या काफी बड़ी है, इसे बहुत बड़ी भी कहा जा सकता है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा नहीं है। इसके अलावा इस समय जनता का पुनर्जन्म, हालांकि वे मकड़ी की सिल्क स्क्रीन से ढके हुए हैं, वे मकड़ी पर हमला नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी आत्म सुरक्षा क्षमता अभी भी कुछ है, सिर्फ इसलिए कि बहुत सारी छोटी मकड़ियां हैं। उनका खून वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि जब तक आग की व्यवस्था होती है, तब तक वे अपने हाथों को मुक्त कर लेते हैं और अपने मकड़ी के रेशम को जला देते हैं। वे हमले से बच सकते हैं। यही समय है। लिंगजियाओ घाटी में लोग घटनास्थल को देख रहे हैं, इसलिए वे सभी जानते हैं कि वहां क्या हुआ था। अब अच्छा समय है। लंबी दूरी से पहले उन पर हमला करें जो चल नहीं सकते। किसी छोटी दूरी के जाल के करीब ध्यान दें कि मकड़ी के रेशम से न उलझे। लिंगजियाओ घाटी के लोग भी स्वयं कमान संभालने के लिए खड़े हैं। लिंगजियाओ घाटी में लोग अपना सिर हिलाते हैं, फिर पुनर्जन्म की ओर बहुत दूर छलांग लगाते हैं। जादू कौशल को जनता के पुनर्जन्म के लिए फेंक दिया गया है, लेकिन उन मकड़ी रेशम और छोटी मकड़ियों के लिए कम से कम फिलहाल वे छोटी मकड़ियां अभी भी उनकी सहयोगी हैं। कोई आ रहा है। पुनर्जन्म वाले लोग सबसे पहले उन लोगों का पता लगाते हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था, क्योंकि लिंगजियाओ घाटी के लोगों पर कोई निशान नहीं है। पुनर्जन्म वाले लोग नहीं जानते कि उन पर हमला करने वाले लोग कौन है। हालांकि जाहिर तौर पर इस बात का गहराई से अध्ययन करने का समय नहीं है। वे अब बहुत खतरनाक स्थिति में हैं और उन्हें अधिक सोचने की अनुमति नहीं है। पुनर्जन्म वाले लोग वास्तव में अपनी बंदूकें घुमाना चाहते हैं और उन लोगों पर निशाना लगाना चाहते हैं जो उन पर हमला करते हैं। हालांकि मकड़ी का सार उनके उद्देश्य को प्राप्त करना आसान नहीं बनाएगा। इसके मुंह में मकड़ी का रेशम अभी भी उगल रहा है और ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म वाले लोगों के चक्र का कोई अंत नहीं है। इसलिए लोगों के पुनर्जन्म में पर्याप्त से अधिक ताकत होती है। सिर्फ यही देखा जा सकता है कि हमला करने वाले उनके पास आते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से लिंगजियाओ घाटी के लोग ऐसे अवसरों को जाने नहीं देंगे। उनके कौशल ऐसे हैं जैसे कोई पैसा न हो। उन्हें लगातार बाहर कर दिया जाता है। पुनर्जन्म लेने वाले लोग एक एक करके मारे जाते हैं और मृत्यु की सफेद रोशनी लगातार जलती रहती है। सेनापति केवल चिंतित हो सकता है, परंतु कोई रास्ता नहीं है। आप कौन हैं? हमारा पुनर्जन्म हुआ है। क्या आप वाकई हमारे संघ के खिलाफ लड़ना चाहते हैं? कमांडर के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे दूसरे पक्ष को जोर से धमकाना पड़ा, यह उम्मीद करते हुए कि दूसरा पक्ष रुक सकता है। पुनर्जन्म की प्रतिष्ठा अभी भी बहुत जोर शोर से है। जब उन्होंने अतीत में अपने गिल्ड का नाम बताया तो सामान्य आकस्मिक खिलाड़ी एक दूसरे का सामना करने से डरते थे और हमेशा कुछ चेहरा देना चाहते थे। कमांडर ने यह भी सोचा कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया वे सभी सामान्य लोग थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे उनकी पहचान जानने के बाद रुक सकते हैं। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जो लोग उन पर हमला करने आए थे वे न केवल आकस्मिक खिलाड़ी थे, बल्कि उनके दुश्मन भी थे। उन्होंने केवल इसलिए कार्रवाई की क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। इसलिए उस आदमी की बातें सुनने के बाद लिंगजियाओ घाटी के लोग न केवल रुके बल्कि थोड़ा तेज भी हो गए। हालांकि जब उन्होंने पुनर्जन्म वाले लोगों को मार डाला तो मकड़ी की आत्मा द्वारा बुलाए गए छोटे मकड़ियों ने अंततः उनकी ओर अपनी आंखें घुमाई और उनमें से कई पहले ही उनकी ओर रेंग चुके थे।
सौभाग्य से मकड़ी के रस ने उन तक मकड़ी का रेशम नहीं पहुंचाया, लेकिन इससे उनकी गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा। जल्दी करो, सभी जादूगर पहले इन मकड़ियों को मारने के लिए समूह आक्रमण जादू का उपयोग करते हैं और अन्य लोग पुनर्जन्म वाले लोगों पर हमला करना जारी रखते हैं, लिंगजियाओ घाटी में अस्थायी कमांडर ने जोर से कहा। हालांकि इन छोटी मकड़ियों की संख्या काफी बड़ी है, उनका हमला और बचाव बहुत कम है और जादूगर समूहों में जादू पर हमला करने में कमोबेश सक्षम है। ये सभी अब इन छोटी मकड़ियों से निपटने के लिए उपयुक्त है। पुनर्जन्म सबसे बुरा है। एक और पुनर्जन्म मकड़ी के जाल से ढका होगा और दूसरी ओर ये लिंगजियाओ घाटी में लोगों के हमले को सहन करेगा, यहाँ तक कि बुनियादी जवाबी हमला भी नहीं किया जा सकता। दो अग्नि जादूगर जिन्होंने पहले भागने का बीड़ा उठाया था, जैसे ही वे ऊपर आए, लिंगजियाओ घाटी में लोगों ने उनकी देखभाल की और वे जल्दी पुनरुत्थान बिंदु पर जाएंगे। बाकी लोग केवल तब तक लक्ष्य के रूप में मौजूद रह सकते हैं जब तक वे मारे नहीं जाते। इस समय ऐसा लगता है कि मकड़ी के सार का कौशल समय समाप्त हो गया है और छोटी मकड़ी अब उत्पादन नहीं करती है और कोई मकड़ी रेशम दिखाई नहीं देता है। इकट्ठा हो जाओ, चलो बॉस को मार डालो, अस्थायी कमांडर ने जोर से कहा। यह पुनर्जन्म से बॉस, किसी ने जोड़ा। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। सभी लोगों का मूड स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा है, न केवल इसलिए कि उन्होंने एक बॉस उठाया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उन्होंने पुनर्जन्म वाले लोगों से यह बॉस छीन लिया। उपलब्धि की वो भावना स्वाभाविक रूप से अधिक है और ऐसा लगता है कि इस मकड़ी सार ने सभी कौशलों का उपयोग कर लिया है। बाद में जब लिंगजियाओ घाटी में लोग इस पर हमला करते हैं तो ये केवल सामान्य हमलों का उपयोग कर सकता है, लेकिन अंतिम विस्फोट तक एक भी कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान तब और भी बुरी हो गई जब उन्होंने मकड़ी की आत्मा की मृत्यु के बाद जमीन से बाहर निकल रही चीजों को देखा। हालांकि जब वे खुश थे तो उन्हें जमीन पर एक भी ऐसी चीज नहीं मिली जो प्रकाश की चमक के बाद गायब हो गई हो। इसके बजाय यह एक और बात थी। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 334 छाया लबादा। समूह नेता, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इस तरह खाने के लिए सब्सिडी मिलती है? इस समय हुआंग फैंग कुछ स्वादिष्ट सुंदरता को देख रहा है। नहीं, बाई जियाओरो ने भोजन करते समय निर्णायक रूप से कहा, आप एक परिधीय सदस्य हैं, कोई भोजन भत्ता नहीं है और आप समूह नेता के लिए खाना बनाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? हालांकि रोंगमिंग ने आधिकारिक तौर पर हुआंग फैंग के मामलों को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन बाई जियाओरो के लिए यह कोई बुरी बात नहीं है। यह मत कहिए कि हुआंग फैंग ने भी इस मामले में योगदान दिया, यानी उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक परिधीय सदस्य की सिफारिश की। रोंगमिंग भी उसे चेहरा देना चाहता था, लेकिन वो हुआंग फैंग की बहुत सावधानी से जांच करेगा। वास्तव में हुआंग फैंग को यह नहीं पता था कि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के कई परिधीय सदस्य हैं। हालांकि हर साल वे एक वर्ष में अपने प्रदर्शन के अनुसार बढ़ेंगे या घटेंगे। यदि वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें उचित रूप से औपचारिक सदस्य बनने की मंजूरी दी जाएगी। यदि वे इस पहचान का उपयोग बुरे काम करने के लिए करते हैं तो वे न केवल परिधीय सदस्यों की पहचान से वंचित हो जाएंगे, बल्कि उनके द्वारा गंभीर रूप से दंडित भी किए जाएंगे। जो लोग खराब प्रदर्शन करते हैं और उनका संगठन में कोई योगदान नहीं है, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि वे अपने परिधीय सदस्य के दर्जे से भी वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक वर्ष रद्द किए गए परिधीय सदस्यों की संख्या बहुत बड़ी है, जबकि जिन्हें औपचारिक सदस्य बनने के लिए वास्तव में मंजूरी दी जा सकती है वे बहुत कम है। इसलिए किसी ऐसे परिधीय सदस्य की अनुशंसा करना बहुत मुश्किल नहीं है जो बाई जियाओरो जितना महत्वपूर्ण नहीं है। हुआंग फैंग ने सफेद आंख से बाई जियाओरो को जवाब दिया। वो ऐसे नेता कैसे हो सकते थे? हुआंग फैंग को यह नहीं पता कि जब बाई जियाओरो राजधानी में थी तो उसे नहीं पता था कि कितने लोग उसे रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन वो कभी सहमत नहीं हुई। लेकिन यहाँ हुआंग फैंग बहुत सहज महसूस करते हैं। उसे नहीं लगता कि हुआंग फैंग के पास कोई विशेष विचार है। वे मित्र के रूप में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा हुआंग फैंग ने उसे बचा लिया है। इस तरह वे स्वाभाविक रूप से साथ रह सकते हैं। रिश्ता घनिष्ठ होना चाहिए, अन्यथा बाई जियाओरो हुआंग फैंग में न तो खा सकती है और न ही रह सकती है। हालांकि हुआंग फैंग को स्पष्ट रूप से नहीं पता है कि वो एक विशेष व्यक्ति है। रात के खाने के बाद बाई जियाओरो को बर्तन धोने की बिल्कुल भी चेतना नहीं थी। हुआंग फैंग को बर्तन धोने की पहल करनी पड़ी। आज गुओ मेंगन यहाँ नहीं आए। इन दिनों फैक्ट्री अभी भी व्यस्त है, इसलिए उन सभी को कुछ बदलाव जोड़ने की जरूरत है। कुछ दिनों के बाद सब कुछ सही रास्ते पर है, इसलिए सब ठीक है। हालांकि अगर उसे यहाँ बाई जियाओरो मिलती है तो वो नहीं जानती कि इसे कैसे समझाया जाए। आम लोगों के लिए बाई जियाओरो की पहचान गुप्त रखी जानी चाहिए। यहाँ तक कि एक परिधीय सदस्य हुआंग फैंग भी बिना आवश्यकता के अपनी पहचान का खुलासा नहीं कर सकती। निस्संदेह वो वर्तमान में परिधीय सदस्य नहीं है, क्योंकि उसे वो प्रमाण पत्र नहीं मिला है जो वो बहुत चाहता है। जब बाई जियाओरो धोने के लिए गई, हुआंग फैंग अपने शयन कक्ष में वापस गया और उसे अपने भंडारण बॉक्स में एक और चीज मिली। छाया लबादा विरूपण साक्ष्य, शारीरिक रक्षा 190, मंत्र रक्षा 390, ताकत 30 बढ़ाएं, चपलता 50, अतिरिक्त कौशल के साथ चुपके तैरना। चुपके बिना हिले छुपे काम किया जा सकता है। एक बार हिलने पर गुप्त प्रभाव गायब हो जाता है। तैरता हुआ हवा में उड़ सकता है। विरूपण साक्ष्य, हुआंग फैंग लगभग चिल्लाया। हुआंग फैंग के रूप में जो अक्सर कॉलेज में खेल खेलते थे, वो स्वाभाविक रूप से जानते थे कि जियान की किस प्रकार का अस्तित्व था। कई खेलों में जियान की दुर्लभ है और प्रत्येक जियान की एक खिलाड़ी की ताकत को बदल सकता है, जिससे उनमें गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। हुआंग फैंग को छाया लबादा नामक इस अमर उपकरण की विशेषता नहीं पता है, क्योंकि इसे जानने के लिए इसे अन्य उपकरणों के साथ मिलान करने की आवश्यकता है। हालांकि इससे जुड़े दो कौशल हुआंग फैंग की नजर में काफी अच्छे हैं, खासकर तैरने का कौशल। चाहे खेल में हो या हकीकत में, लोग आसमान के लिए तरस रहे हैं। हालांकि वास्तविकता में हवाई जहाज जैसी चीजें हैं। आखिरकार वे सीधे आकाश में नहीं हैं, इसलिए अभी भी कुछ पछतावा है। खेल में ये पछतावे कभी कभी पूरे हो सकते हैं। कुछ उपकरण जैसे कि यह केप, कुछ पालतू जानवर जैसे कि बड़े पक्षी लोगों को स्वर्ग जाने में मदद कर सकते हैं।
हालांकि ऐसे उपकरण और पालतू जानवर जो स्वर्ग जा सकते हैं खेल में आम नहीं है, इसलिए हुआंग फेंग निश्चिंत हो सकते हैं कि यह उपकरण यहाँ तक कि खेल में भी लोगों की लूट का उद्देश्य है। अन्य विशेषताओं और कौशल की तो बात ही छोड़ दें। वास्तव में हुआंग फेंग ने इस तैरने के कौशल को थोड़ा ऊपर देखा है। इस कौशल के लिए जादू का उपभोग करने की आवश्यकता है और उपभोग की गति धीमी नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे जादू वाले जादूगर भी हवा में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। हालांकि बी को स्थापित करना और हैंडसम खेलना ठीक है। ततैया लबादे के विशिष्ट कार्यों को आजमाना चाहती है, लेकिन बाथरूम में बाई जियाओरो किसी भी समय बाहर आ सकती है, इसलिए वो केवल अपनी जिज्ञासा को सहन कर सकती है, लबादे को रिंग में डाल सकती है और फिर कमरे से बाहर जा सकती है। क्या तुमने मेरे स्नानघर की ओर देखा? ज्यादा देर नहीं हुई थी कि बाई जियाओरो अपने गीले बालों को पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आए और हुआंग फेंग को देखा, जो मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। मैं उस तरह का व्यक्ति कैसे हो सकता हूँ? हुआंग फेंग ने कुछ असंतोष के साथ कहा। आप कैसे खुश रह सकते हैं? यह ऐसा है जैसे आपने कुछ बुरा किया है। बाई जियाओरो ने कहा कि वास्तव में वो स्वाभाविक रूप से जानती थी कि हुआंग फेंग उसके स्नानघर में नहीं झांकता था। उसमें अभी भी यह क्षमता थी। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसमें एक क्षमता थी कि वो यहाँ कपड़े नहीं धो सकती थी। बाई जियाओरो धोना नहीं चाहती थी। आखिरकार यह एक अजीब माहौल है और यहाँ विषमलैंगिक माहौल है। हालांकि आज रात की लड़ाई ने उसे गंदा कर दिया। इसके अलावा कुछ खून के धब्बे भी हैं, जिनमें उसके अपने और दूसरों के भी शामिल हैं। साफ सफाई पसंद करने वाली महिला के लिए ये स्पष्ट रूप से सहनीय बात नहीं है। हुआंग फेंग के बारे में अपनी अच्छी धारणा के अलावा बाई जियाओरो ये भी सोचती है कि वो उस तरह की व्यक्ति नहीं है और उसकी ताकत हुआंग फेंग की तुलना में अधिक है, तो कुछ देर झिझकने के बाद वो यही नहा ली। हालांकि धोने के बाद भी उसके मन में कुछ अलग विचार है। आखिरकार ये पहली बार है जब उसने विपरीत लिंग के सामने इस तरह का काम किया है। क्या मैं इतना स्पष्ट हूँ? हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा कि वो चीजों को छिपा नहीं सकता। जब उसे अच्छी चीजें मिलती तो वो हंसे बिना नहीं रह पाता। मैंने कल की लॉटरी में 500 युआन जीते, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, हुआंग फेंग ने मुस्कुराते हुए समझाया। हालांकि वो अपने दिल में खुद से घृणा करता था, हमेशा ऐसे ही बहाने ढूंढता रहता था। उनके पास कोई नए विचार नहीं थे। हालांकि बहाने पहले से ही मौजूद हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष इस पर विश्वास करता है या नहीं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 335 चिंताएं। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में मामलों को संभालने के बाद निदेशक क्यू भी घर चले गए। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी हॉल में टीवी देख रही है। उसने इसके बारे में सोचा और जाकर बैठ गया। क्यू निंगशुंग इस अवधि के दौरान घर पर खेती कर रही है और सर्जरी की प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए उसने ट्रैफिक पुलिस टीम को रिपोर्ट नहीं की। लेकिन अगर वो नहीं गई तो भी किसी की कोई राय नहीं थी। बेशक उसका दिल ट्रैफिक पुलिस टीम में जाना पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहती, लेकिन बस ट्रैफिक पुलिस टीम में नहीं जाना चाहती। पिताजी, आप वापस आ रहे हैं? क्यू निंगशुंग ने अपने पिता को देखकर नमस्ते कहा। कुआ, निर्देशक क्यू बैठ गए और एक पल के लिए सोचा और कहा, क्या आप उस हुआंग फेंग से परिचित हैं? निर्देशक क्यू स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि उनकी बेटी हुआंग फेंग की शौकीन है। उसने यह बात नहीं छिपाई, नहीं उसने और नहीं उसकी मां ने इस पर आपत्ति जताई। हालांकि हाल के दिनों में निर्देशक क्यू ने पाया कि उनकी बेटी हुआंग फेंग को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती है। क्यू निंगशुंग पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे समझ नहीं आया। मैं ज्यादा नहीं जानता, क्या तुम अब भी उसे पसंद करती हो? निर्देशक क्यू भी थोड़ा स्तब्ध थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी ऐसा जवाब देगी। क्यू निंगशुंग का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार नहीं किया और कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या उन्होंने सुरक्षा के सामने एक फैक्ट्री नहीं खोली? यह इतना आसान नहीं है। निदेशक क्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, वो अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो से है। हालांकि निर्देशक क्यू को आज रात के कार्यक्रम के बारे में कुछ समय के लिए रहस्य रखने की जरूरत है। बाई जियाओरो हुआंग फेंग के कार्यक्रम के बारे में भी बताती है, जिसे फिलहाल प्रचारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो कई सामान्य लोगों की नजर में रहस्यमय है, लेकिन दूसरों की नजर में यह एक खुला रहस्य है, जैसे कि उनके निदेशक क्यू और उनकी बेटी क्यू निंगशुंग। इसलिए क्यू निंगशुंग को हुआंग फेंग की पहचान बताना ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो क्यू निंगशुंग के लिए कोई रहस्य नहीं है और वो ये भी चाहता है कि उसकी बेटी हुआंग फेंग के बारे में और अधिक जाने। क्या वो एनएसए से है? क्यू निंगशुंग आश्चर्य से खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी थी। वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो के लिए कोई अजनबी नहीं है। जब वो सैन्य अकादमी में थी तब उसने और उसके पिता निर्देशक क्यू ने इसके बारे में सुना था, इसलिए वो राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो का नाम जानती होगी। इसके अलावा यह वो जगह है जिसके लिए वो हमेशा उत्सुक रहती थी। केवल निर्देशक क्यू के बीच संबंधों के कारण वो एक आपराधिक पुलिस भी नहीं कर सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो में शामिल होना तो दूर की बात है, यह इंटरपोल से भी अधिक खतरनाक है। इसलिए क्यू निंगशुंग इस जगह के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन ये भी जानती है कि वो फिलहाल इसमें शामिल नहीं हो सकती। हालांकि इससे उस जगह के प्रति उसके प्यार पर कोई असर नहीं पड़ता। अब मैंने सुना है कि हुआंग फेंग वास्तव में वहां एक व्यक्ति है। शुरुआती झटके के अलावा बाकी सब आश्चर्य है। क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है जब कोई व्यक्ति जिसे आप पसंद करते हैं वो उस स्थान पर जाता है जिसके लिए आप तरसते हैं? इससे भी अधिक, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो आम लोगों के लिए सुलभ नहीं है। इनमें से कौन सा कुलीन व्यक्ति नहीं है? हुआंग फेंग की क्षमता काफी मजबूत है। हालांकि जब उसने सोचा कि उसे हुआंग फेंग ने कई बार बचाया है, तो हुआंग फेंग के कौशल कमजोर नहीं है। वो अपने मन में एक नायक है, इसलिए वो यहाँ आना चाहते थे। एनएसए में शामिल होना बहुत कठिन नहीं है। हाँ, उसके बाद निर्देशक क्यू ने अपनी बेटी को इस शाम के बारे में बताया। शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी बेटी के प्रति उनका नजरिया बदल गया है। इससे पहले वो अपनी बेटी से इन मामलों के बारे में बात नहीं करते थे, बस उसे ट्रैफिक पुलिस टीम में बनाए रखना चाहते थे। हालांकि आखिरी बार के बाद अंकल ली को पता था कि उनकी बेटी ट्रैफिक पुलिस टीम में थी, लेकिन उनका दिल आपराधिक पुलिस टीम में था, इसलिए उन्हें इन चीजों में बहुत दिलचस्पी होनी चाहिए। निश्चित रूप से क्यू निंगशुंग ने आज रात के बारे में अपने पिता की कहानी ध्यान से सुनी।
उसने और हुआंग फेंग ने लीशु और टोंग कियांजुम की जांच करने की योजना बनाई थी। वो केवल लीशु के मामले में घायल हुई थी। उसने अपनी चोट के ठीक होने तक इंतजार करने और फिर टोंग कियांजुम के बारे में हुआंग फेंग के साथ जांच करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब हुआंग फेंग ये समय से एक कदम आगे है और यहाँ तक कि स्काउट्स को भी इसमें शामिल कर लिया है। कियू निंगशुंग की नजर में बाई जियाओरो का प्रभाव स्वाभाविक रूप से असीम रूप से कम हो गया है। क्या उसे चोट नहीं लगी? कियू निंगफ्रॉस्ट ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, निर्देशक कियू ने कहा कि हुआंग फेंग जीवित थे और उनके सामने ठीक थे। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई चोट नहीं आई थी। क्या यह बहुत मायने रखता है? क्या कोई उसे परेशान करेगा? ऐसे परिवार में बड़े होने पर कियू निंगशुंग की दृष्टि स्वाभाविक रूप से कम नहीं है। टोंग कियांजुम किंग प्रांत के सबसे अमीर आदमी हो सकते हैं। उसके पीछे कुछ लोग जरूर होंगे। उनके अक्सर हित होते हैं। अब हुआंग फेंग के रिश्ते के कारण टोंग कियांजुम को कैद होने की बहुत संभावना है। उन लोगों के हुआंग फेंग के खिलाफ लड़ने की भी संभावना है। ये हो सकता है, लेकिन उसके एनएसए सदस्य की पहचान उसे कुछ परेशानियों का विरोध करने में मदद कर सकती है। निर्देशक कियू ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन नहीं है। दरअसल वो ये भी जानता था कि प्रांत में कुछ लोग अभी भी टोंग कियांजुम के करीब हैं और उनके उससे जुड़े हित हो सकते हैं, इसलिए हुआंग फेंग के प्रति कुछ नाराजगी होना भी संभव था। हालांकि बाई जियाओरो और कियू टिंगचांग आज के मामलों को गुप्त रखेंगे, फिर भी आम लोगों से छिपाना ठीक है। जाहिर तौर पर हर किसी से छिपना असंभव है। वे अभी भी इस मामले में हुआंग फेंग की भूमिका को जानेंगे। पिताजी, अगर कोई उनसे परेशानी के बारे में पूछता है तो आप चुपचाप बैठकर उसे अनदेखा नहीं कर सकते, कियू निंगशुंग ने जल्दी में कहा। तुम्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, बस इतने सकारात्मक रहो, कियू हॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ तक कि एक साधारण मित्र को भी मैं उसे धमकाया हुआ नहीं देख सकता, कियू निंगशुंग ने अपने मुंह से कहा। निर्देशक कियू ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन फिर उन्होंने भौहें चढ़ा दी और कहा, अगर वे लोग उनके साथ कुछ करेंगे तो मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। हालांकि निर्देशक कियू किन्गई प्रांत की सभी पुलिस के प्रमुख हैं, वो किन्गई प्रांत के वास्तविक शक्ति व्यक्तियों में से एक भी है। हालांकि किन्गई प्रांत में वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति नहीं है और यहाँ तक कि शीर्ष 10 में भी रैंक नहीं कर सकता है। वे बड़े लोग जो बेतरतीब ढंग से सामने आते हैं, इससे आसानी से निपट नहीं सकते। कियू निंगशुंग स्वाभाविक रूप से इस स्थिति को जानती है, इसलिए उसकी भौहें झुर्रीदार हैं और उसका चेहरा चिंतित है, जाहिर तौर पर हुआंग फेंग के बारे में सोच रही है। हुआंग फेंग को स्पष्ट रूप से नहीं पता था कि कियू निंगशुंग उसके बारे में चिंतित था। वो बिस्तर पर आराम से सो रहा था। बेशक वो नाजी के लिबादे के बारे में सोच रहा था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं 336 देर से। अगली सुबह बाई जियाओरो फिर से अलविदा कहे बिना चली गई। हुआंग फेंग अपने व्यवहार की आदी थी। हालांकि आज बाई जियाओरो बहुत खुश है क्योंकि उसने एक रात के लिए लिबादे के बारे में सोचा था। ये पुष्टि करने के बाद कि बाई जियाओरो वास्तव में चली गई, हुआंग फेंग नाजी में लिबादा निकालने के लिए इंतजार नहीं कर सका। बाद में उसने जल्दी से लिबादा पहन लिया। फिर उन्होंने ये भी पाया कि लिबादा अदृश्य हो सकता है और इसे दृश्य और अदृश्य अवस्था में सेट किया जा सकता है। इस मामले में हुआंग फेंग नया नहीं है, क्योंकि कई गेम उपकरण इस तरह से सेट किए गए हैं जो गेम में बेकार है, लेकिन हुआंग फेंग के लिए ये बहुत उपयोगी है। जब वो स्वयं केप का उपयोग करता है तो उसे दूसरों द्वारा देखे जाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। हुआंग फेंग के बाद उन्होंने लंबे समय तक अपने पसंदीदा तैरने के कौशल का उपयोग करना चुना, केवल ये देखने के लिए कि उनके पैर धीरे धीरे जमीन छोड़ते हैं, ऊपर तैरते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। हालांकि क्योंकि उनका उपयोग शयन कक्ष में किया जाता है, हुआंग फेंग को यकीन नहीं है कि यह कौशल उन्हें कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है। हालांकि ऊंचाई अनिश्चित है। हुआंग फेंग हवा में उड़ते हुए अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले उसे यह महसूस करने की आदत नहीं थी कि उसके पैर जमीन से दूर हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही इसकी आदत हो गई। उनमें से कुछ अजीब तरह से उड़े। खुश रहने की भावना की तुलना दौड़ने से नहीं की जा सकती। दुर्भाग्य से शयन कक्ष में जगह सीमित है। हाँ, वो बहुत तेज या बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता। मूल रूप से हुआंग फेंग, जो थोड़ा टेढ़ा और मुड़ा हुआ था, कुछ समय तक इसका आदी होने के बाद आसानी से उड़ने में सक्षम हो गया। वो हवा में कलाबाजी दिखाना, ऊंचाई बदलना आदि भी कर सकता था। उन्होंने खूब मौज मस्ती की, यहाँ तक कि नीचे का छोटा सफेद भी उत्साहित था। हालांकि उड़ान की प्रक्रिया में हुआंग फेंग को लगता है कि उसके शरीर में विशेष ऊर्जा लगातार खर्च होती रहती है। सौभाग्य से खपत की गई ऊर्जा की मात्रा इतनी अधिक नहीं है। अपने शरीर की ऊर्जा के अनुसार वो लंबे समय तक उड़ सकता है। हुआंग फेंग खेल में नहीं गया है, इसलिए उसे अपनी उड़ान का समय या खेल में अपने स्तर का पता नहीं है। हालांकि वो लंबे समय से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। उसके पास बहुत अधिक आंतरिक शक्ति नहीं है। खेल में उनका स्तर ऊंचा नहीं है। हुआंग फेंग का अनुमान गलत है। खेल में वे जादूगर भी जिनके पास बहुत सारा जादू है, इस लिबादे का उपयोग करके अधिकतम 10 मिनट तक उड़ सकते हैं। हुआंग फेंग स्पष्ट रूप से उनसे बहुत बेहतर है। हालांकि हुआंग फेंग के शरीर में ऊर्जा की मात्रा कम है, लेकिन इसकी गुणवत्ता बहुत अधिक है। इसमें जादू है, आंतरिक शक्ति है, मिश्रण है। बिल्कुल सही है। इतना सरल नहीं है कि 1 और 1 2 के बराबर होता है। फ्लोटिंग कौशल के साथ प्रयोग करने के बाद हुआंग फेंग ने स्टील्थ कौशल का प्रयास किया। उन्हें प्रयोग करने के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मिला। ऐसे में उसके रहस्य की गारंटी नहीं दी जा सकती। हालांकि हुआंग फेंग का अपना तरीका है। तभी जब हुआंग फेंग बाथरूम में बड़े दर्पण के पास आया तो उसने दर्पण के सामने गुप्त कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया और फिर उसने दर्पण में अपने शरीर को गायब होते देखा। वो इसे बिल्कुल नहीं देख सका, यहाँ तक कि पहले उसके बगल में छोटा सफेद भी था, क्योंकि वो उसे नहीं देख सका था। वो घेरे के चारों ओर चिल्ला रहा था और फिर उसने अपने पैर को मारा, उसकी सांस को महसूस किया और फिर वो स्थिर हो गया। हालांकि हुआंग फेंग को जियाओबाई ने मारा था, लेकिन उसका गुप्त प्रभाव गायब नहीं हुआ। तभी वो थोड़ा सा हिला तो उसकी आकृति पुनः दर्पण में दिखाई दी। परिचय में बिल्कुल यही कहा गया है। हुआंग फेंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा कि जब उन्हें कुछ मिलेगा तो उन्हें खुशी होगी। उसे आश्चर्य का भाव अच्छा लगा। नहीं, मैं लगभग भूल ही गया था कि मैं कब खुश था। मुझे आज काम पर जाना है। हुआंग फेंग को अचानक याद आया कि आज सोमवार है।
वो पहले भी केप पर यह हुनर आजमाते थे, लेकिन काफी समय हो गया। हुआंग फैंग ने अपने कपड़े धोने और धोने की जल्दी की, लेकिन उसे रात के खाने के लिए अभी भी देर हो गई थी। इसके अलावा जब वो कार्यालय पहुंचा तो जी मिंगजियाओ अपने कार्यालय में था, जाहिर तौर पर उसका इंतजार कर रहा था। ठीक है, मुझे देखने दो। जब जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग को आते देखा तो उसने नीचे देखा। 15 मिनट देर हो गई। क्या एक सुरक्षा प्रबंधक के रूप में आपका यही रवैया है? ठीक है, मैं आज सुबह ज्यादा सो गया, हुआंग फैंग ने अजीब ढंग से कहा। चाहे कुछ भी हो, ये गलत है कि उसे देर हो गई। अगर जी मिंगजियाओ ने ऐसा कहा होता तो उनका स्वभाव इतना अच्छा नहीं होता। मैंने आपको पहले याद नहीं दिलाया था। क्या मिस ली आज आ रही है? क्या आप इतनी महत्वपूर्ण बात भूल गए हैं? हालांकि हुआंग फैंग का रवैया अच्छा है, जी मिंगजियाओ अभी भी असंतुष्ट है क्योंकि ली बिंगियो आज आ रही है, जो कि एक बड़ी घटना है उनकी कंपनी। अगर हुआंग फैंग इसके बारे में भूल गया तो वो नाराज कैसे नहीं हो सकती थी। इस समय जी मिंगजियाओ को नहीं पता था कि टोंग कियांजुन गिर गया था। उसे लगा कि उसकी कंपनी एक बड़े संकट का सामना कर रही है। ली बिंगियों के आगमन के साथ संकट का उनका एक समाधान ये था कि हुआंग फैंग इसके बारे में भूल गए। बड़े पैमाने पर वो उनकी कंपनी के बारे में भूल गई। क्या वो गुस्सा नहीं हो सकती? मैं नहीं भूला, हुआंग फैंग ने कहा कि वो वास्तव में नहीं भूले, लेकिन उन्हें केवल ये पता था कि ली बिंगयून आ जा रहे थे, लेकिन वास्तव में कब उन्हें नहीं पता था। जी मिंगजियाओ को इस तरह देखकर क्या ली बिंगयून पहले ही आ गए थे? ये वास्तव में कर्तव्य का उल्लंघन है। सौभाग्य से जी मिंगजियाओ के अगले शब्दों ने उन्हें आश्वस्त किया कि ली बिंगयून कंपनी में नहीं आए हैं या अभी तक नहीं आए हैं। क्या आप इतनी देर से आना नहीं भूलते? मिस ली का विमान उतरने वाला है, आप उसे हवाई अड्डे पर आपका इंतजार नहीं करने दे सकते। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जी मिंगजियाओ ने कहा। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ली बिंगयू को हवाई अड्डे पर ले जाऊंगा? हुआंग फैंग ने आश्चर्य से जी मिंगजियाओ को देखा। बकवास, इसे उठाना तुम्हें नहीं है। क्या मैं बहन यूमो के साथ जा रहा हूँ? जी मिंगजियाओ ने गुस्से में कहा। सुबह बहन यूमो और मुझे कुछ और करना है। मिसली को लेने के बाद पहले उसे होटल ले जाए, शाम को फिर उसे कंपनी में ले जाए। दोपहर में हम कंपनी का दौरा करते हैं, शाम को हम एक डिनर पार्टी की तैयारी करते हैं, फिर आपको इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। जी मिंगजियाओ ने शायद आज ली बिंगयून के स्वागत के बारे में हुआंग फैंग को बताया। खाना मेरा काम नहीं है, हुआंग फैंग बुदबुदाया, लेकिन उसे वास्तव में इस तरह के भोजन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे अकेले खाना खाने की सुविधा नहीं थी। इसके अलावा क्या वे शेफ अपने कौशल की तुलना कर सकते हैं? स्पष्ट नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं उससे हवाई अड्डे पर मिलूंगा, हुआंग फैंग ने कहा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 337 उठाओ। जब हुआंग फैंग हवाई अड्डे पर पहुंचे तब तक लगभग 10 बज चुके थे। ली बिंगयू का विमान उतरने में लगभग 10 मिनट का समय था। हुआंग फैंग को जल्द ही हवाई अड्डे की असामान्यता का पता चल गया। ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई खतरनाक तत्व मिले हो। इसके बजाय एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में युवक युवतियां जमा हो गए। उन्होंने अपनी लाइटें, रिकॉर्ड, यहाँ तक कि फिल्म के पोस्टर भी उठा रखे थे और बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। इन चीजों में केवल एक ही नायक था, वह है ली बिंगयू। हालांकि ली बिंगयून का प्रभाव और लोकप्रियता लंबे समय से ज्ञात है, हुआंग फैंग को विमान लेने के लिए हवाई अड्डे पर इतने सारे लोगों को आते देखकर गहरा आश्चर्य और झटका लगा। यहाँ कम से कम सैकड़ों लोग हैं। यहाँ तक कि हवाई अड्डे के बाहर चौक पर हुआंग फैंग ने ली बिंगयून के कई प्रशंसकों को भी देखा, जिससे पता चलता है कि वो कितनी प्रभावशाली है। हुआंग फैंग को अब समझ में आया कि जी मिंगजियाओ ने बार बार क्यों समझाया है कि उसे शुरू करने से पहले ली बिंगयू को सुरक्षित रूप से ले जाना होगा। अगर साइड पर इतने सारे पंखे हैं तो कोई दुर्घटना होना बहुत खतरनाक है। इसके अलावा हुआंग फैंग इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो ली बिंगयू को कई प्रशंसकों से आसानी से दूर ले जा सकता है। मूल रूप से ली बिंगयून की उड़ान की घोषणा जनता के लिए नहीं की गई थी। हालांकि प्रशंसक उनके आदर्श के यात्रा कार्यक्रम को लेकर चिंतित थे। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास महान शक्तियां हैं। ली बिंगयून की उड़ान मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे यार, क्या तुम भी यहाँ विमान लेने आए हो? भीड़ के बाहरी इलाके में ये सोचते हुए कि अंदर कैसे पहुंचा जाए, हुआंग फैंग को कंधे पर थपथपाया गया। हुआंग फैंग ने मुड़कर देखा, लेकिन वो एक अजीब युवक था जिसे वो नहीं जानता था। हाँ, प्रवेश करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, हुआंग फैंग ने कहा। वो बिंगयून है, कई प्रशंसक हैं। आप इस समय सामने की स्थिति में नहीं आ सकते। जाहिर है, युवक हुआंग फैंग को भी साधारण एयरपोर्ट पिकअप का प्रशंसक मानता था। क्या आप भी यहाँ बर्फ के बादल लेने आए हैं? हुआंग फैंग ने अपने प्रतिद्वंदी के हाथ में ली बिंगयू की तस्वीर के साथ रिकॉर्ड को देखा और कहा, आप इतनी देर से आए हैं कि आप अपने सामने निचोड़ भी नहीं सकते? किसने कहा कि तुम मुझसे मिलकर भाग्यशाली थे? मेरी ओर देखो, युवक ने कहा। फिर हुआंग फैंग ने दूसरी तरफ देखा। जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, वो आगे की ओर धकेलने लगा। कार्रवाई, शक्ति नियंत्रण निश्चित रूप से सभी प्रकार की लड़ाइयों में अनुभव किया गया था, लेकिन हुआंग फैंग के सामने एक उज्ज्वल क्षण था। वो तेजी से उसके पीछे गया और आगे बढ़ता रहा। रास्ते में हुआंग फैंग को यह भी पता चला कि इस युवक की कई प्रशंसकों के बीच कुछ लोकप्रियता है और कई लोग उसे जानते हैं। जाहिर है, ये लड़का ली बिंगयू का वरिष्ठ आयरन पाउडर है और प्रशंसकों के बीच उसका कुछ प्रभाव है, इसलिए उसकी आगे की राह काफी आसान है। हुआंग फैंग उसके प्रकाश के संपर्क में आ गया और जल्द ही उसे सामने धकेल दिया गया। जब युवक रुका तो उसने पाया कि हुआंग फैंग उसके बगल में था। सौभाग्य से वो आश्चर्यचकित था। यार, क्या तुमने अभ्यास किया है? उसके पूछने का कारण यह है कि उसने पहले लोगों को निचोड़ने का अभ्यास किया था, क्योंकि जब वो विमान लेने के लिए हवाई अड्डे पर जाता था तो उसे अक्सर उसके सामने की स्थिति का सामना करना पड़ता था। आगे बढ़ने और अपने आदर्श के साथ निकटतम संपर्क पाने के लिए उन्होंने इस जादुई कौशल का अभ्यास किया। अप्रत्याशित रूप से वो आज अपने साथियों से मिले। हाँ, किसी सितारे को पकड़ना आसान नहीं है। हुआंग फैंग ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे उसे पता ही न हो कि वो उसके पीछे आ रहा है, इसलिए उसने लापरवाही से कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिंगयून प्रसिद्ध है और उसके कई प्रशंसक हैं। यदि आप उन सामान्य सितारों का पीछा करते हैं तो आपको इतना थकने की जरूरत नहीं है। किसी चीज पर हस्ताक्षर करना आसान है, युवक ने कुछ गर्व के साथ कहा।
हुआन फेंग ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। आज उन्होंने ली बिंगयुन के प्रशंसकों को अपनी आंखों से देखा। उसने अपना ठिकाना नहीं बताया। यदि वह ऐसा करती तो